आप या आपका कोई बच्चा यूरोप के अलावा किसी और कंट्री में आला तालीम के लिए या स्टडी वीज़े पर मूव होने का सोच रहा है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं रूस की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों का इंतखाब, जहां आप आला तालीम हासिल करने के साथ साथ मेडिकल में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहबाज सईद आसी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत है वो रूस से मेडिकल की MBBS की डिग्री लेकर आए हैं। तो खुसूसी तौर पर आज उन्होंने हमें टाइम दिया है सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को रहनुमाई मिल सके किस तरह रूस की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के मौके हैं, स्कॉलरशिप के मौके हैं और MBBS की डिग्रियां कैसे हासिल की जा सकती। तो मैं खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर अरबाज अरशद भाई को। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अरबाज अरशद ने मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, तो आज उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रूस में रहते हुए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं और एजुकेशन के क्या मौके हैं। अरबाज भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने रूस के सफ़र का आगाज़ कैसे किया? अच्छा, असल में सबसे पहले मैं किर्गिज़स्तान गया था MBBS के लिए। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी कंसल्टेंसी है, वो मुझे वहाँ पे किर्गिज़स्तान लेके गए थे और रशिया के नाम पे। वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से 3 इयर्स मैंने किए हैं कंप्लीट। फिर मैंने माइग्रेशन ली थी मॉस्को के लिए। आपके साथ स्कैम हुआ था? नहीं, स्कैम तो आप नहीं कह सकते क्योंकि मुझे पता था कि रूस की बजाय आपको किर्गिज़स्तान ले जी वो स्टार्ट में सबको यही पता होता है कि हम रशिया जा रहे हैं। तो मैंने भी जाके उधर एक ही क्वेश्चन किया था कि रशिया कहाँ है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए एक सेपरेट वीज़ा चाहिए। फिर मेरा एडमिशन हुआ इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में किर्गिज़स्तान में। ठीक है। तो वहाँ पे फिर मैंने अपने मेडिकल कैरियर को प्रोसीड किया। तो आप रूस कैसे पहुँचे, फिर वो क्या कहानी है? सबसे पहले मैं किर्गिज़स्तान गया था, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो वहाँ से मैंने अपनी 3 इयर्स कंप्लीट किए क्योंकि मैंने सेकंड सेमेस्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मार्केटिंग से। ठीक है। तो जब उसमें लॉस हुआ बाद में, तो मैंने उस टाइम पे माइग्रेशन करना जो है वो पॉसिबल समझा। तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन था रशिया का। तो मैंने रशिया का जो है उस टाइम भी इंतखाब किया और वहाँ की यूनिवर्सिटी थी, मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया और देन जैसे मुझे इनविटेशन इशू हुआ तो मैं फिर रशिया गया बाकी डिग्री कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अच्छा अरबाज भाई, अगर कोई पाकिस्तान से स्टूडेंट रशिया जाके अपनी एजुकेशन लेना चाहता है, मेडिकल और मेडिकल के अलावा भी, तो या स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, तो कौन कौन से वे हो सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, क्या तरीकाकार है? एक्चुअली अगर आप रशियन मीडियम को फॉलो अप कर रहे हैं और उसमें MBBS को करना चाह रहे हैं, रशियन लैंग्वेज जो है उनकी, पर्शियन लैंग्वेज जो है, रशियन लैंग्वेज, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज जो है, अगर आप उसमें करते हैं लाइक जर्मन, कि अगर आप जर्मनी में जा रहे हैं या रशिया में, तो अगर आप उनकी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो आपको स्टेट फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम को चूज़ करते हैं तो ये ओवरऑल फ़ी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम में? जी, इंग्लिश मीडियम। तो रशियन लैंग्वेज कितनी देर में आ जाती है अगर कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट करना चाहे, यहाँ से करके जाए या वहाँ जाके कोई डिप्लोमा वगैरह? यहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद में तो नमल यूनिवर्सिटी वो करवा रही है। अगर रशियन डिप्लोमा आप कर लेते हैं इनिशली 1 ईयर का, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती है और आप वो करके फिर आप रशिया जा सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोग्राम के ऑप्शन है और भी काफ़ी हैं, कि आप मास्टर के बाद भी जा सकते हैं। BS के बाद कुछ जो है वो ओपन बॉर्डर जो है उसके ऊपर वो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अरबाज भाई, रूस में मेडिकल की एजुकेशन के क्या मौके हैं? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे कौन कौन से मौके हो सकते हैं और वो कौन कौन सी एजुकेशन, कौन कौन से डिसिप्लिन में वो स्टडी कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं? एक्चुअली MBBS के लिए तो एक ही है, आप MBBS में ले सकते हैं, BDS में मेडिकल के लिए। इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं आप उसमें भी वो कर सकते हैं और ईयरली जो है एवरी ईयर वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्कॉलरशिप्स के लिए और वो वहाँ पे मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी लिस्टेड होती है, आप उधर से चेक कर सकते हैं। तो वो जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम स्कॉलरशिप पे हैं और मेरे काफ़ी जानने वाले जो यहाँ से पाकिस्तान से जाके वो कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल के लिए जो है वो एक मेडिकल की जो डिग्री है वो एक स्पेसिफिक डिग्री है, उसके लिए आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं पे करता।
सिवाय स्कॉलरशिप नहीं, मेडिकल के उसमें नहीं है, नहीं देते। अगर रशियन लैंग्वेज में वो ले एडमिशन मेडिकल की फील्ड में तो पॉसिबल है कोई? जी, अगर आप रशियन मीडियम में करना चाहते हैं तो फिर आपको स्टेट फी पे करनी होगी, वो मामूली सी होगी फीस, रीजनेबल फी होगी जैसे होती है। अच्छा अरबाज भाई, रूस में पढ़कर डॉक्टर बनने वाले और पाकिस्तान में पढ़कर डॉक्टर बनने वाले की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, क्या बुनियादी फ़र्क आप देखते हैं? क्योंकि आप वहाँ से पढ़ के आए हैं पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में अपना बिजनेस भी कर रही हैं, तो आपने वहाँ का और यहाँ का क्या कंपैरिजन देखा है इन मेडिकल एजुकेशन? देखें, पाकिस्तान में अगर कोई MBBS कर रहा है तो उसको उस तरीके से वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा होता। अगर कोई यूनिवर्सिटी में जा रहा है स्टूडेंट तो उसकी जो लाइफ है वो यूनिवर्सिटी तक है, उसके बाद भी जब वो ग्रेजुएट होगा तो वो उसकी लाइफ जो है वो हॉस्पिटल तक होगी। हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जितने भी लोग हैं वो सब ये सोचते हैं कि जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या उनकी जो मेडिकल एजुकेशन है वो उस तरीके से नहीं है जैसे पाकिस्तान में, तो ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, हमारे उधर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे सर्कल में जो वहाँ से ग्रेजुएट हुए और उन्होंने USMLE वो भी क्लियर की है, प्लैब क्लियर की है और अभी वो UK US में जॉब कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अब्रॉड कंट्री में स्टडी करने के लिए, तो उसमें आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और जो हमारे यहाँ पे जो लोकल ग्रेजुएट है उसमें क्या डिफरेंस है। मैं ये समझता हूँ कि फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे लोकल ग्रेजुएट्स हैं। कैसे? एक तो हमारे इधर जो एक रॉन्ग मिसकंसेप्शन आप बोल सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे ये समझा जाता है कि जो बाइट से पढ़ के आ रहे हैं वहाँ पे उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो यहाँ पे पाकिस्तान में दी जा रही है, और वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन जो है उसका स्टैंडर्ड नहीं है कोई। ठीक है, और वो वहाँ से आके पता नहीं वो क्या करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये चाइना के बारे में ज़्यादा कहा जाता है, चाइना इज़ बेटर देन पाकिस्तान। आपकी जितनी भी अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के बारे में हम बात करें, मैं FSC तक पढ़ा हूँ मेडिकल, तो मैंने आज तक कभी ना इलेक्ट्रॉन देखा, ना प्रोटॉन देखा, ना मैंने कोई न्यूट्रॉन देखा, ना ही मैंने आज तक कभी एटम देखा। में है वो किताबों में है। जब आपको आपकी एक्सपेरिमेंटल जो इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ीरो है, तो आपने आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं। चाइना जो है बहुत एडवांस है, चाइना, रशिया, हमारी यूनिवर्सिटी जो है उनका एक अच्छा स्टैंडर्ड है। किर्गिज़स्तान की यूनिवर्सिटी एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ के एक स्टूडेंट है, उसने अपनी एक बुक लिखी है मेडिकल की। ज़बरदस्त। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने USMLE का टेस्ट क्लियर किया है, प्लैब का किया है, तो पूरी दुनिया जो है हमें डॉक्टर तस्लीम करती है। हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सारे इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, UK US काफ़ी जगहों पे जो है वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन मसला जो पाकिस्तान को है, क्यों? क्योंकि हम जो है वो पाकिस्तान की, जो ये लोग ख्याल करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान की इकॉनमी बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस इशू की वजह से जो है वो ओवरऑल कभी PMDC का इशू, कभी PMC का इशू, ओवरऑल यही लगा रहता है। ये सरासर जो है वो ज़्यादती नाइंसाफ़ी है। आपको अगर मैं अब मेरी एग्जांपल ले लें, ठीक है, आपका मेरे साथ 4-5 इयर्स का रिलेशनशिप है, मैं एक स्टूडेंट गया था और मैं तब से आपके साथ कांटेक्ट में हूँ। तो एक लोकल मेडिकल ग्रेजुएट है, अभी वो MBBS उसने किया है, वो हाउस जॉब करेगा, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में कितनी सैलरी है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 60,000 लग जाएगी, 50-60, 1 लाख ही लगा लें। कितना बनता है? $300। 300 इतना जो है वो हम रशिया में रह के और पार्ट टाइम जॉब करके हम वो कर लेते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि जो लोकल ग्रेजुएट हैं उनके पास कोई इतनी अवेयरनेस नहीं है। किस पॉइंट ऑफ व्यू में? इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, उनका इंटरेस्ट तो है, वो अपनी जस्ट स्टडी दैट्स इट। हमारे जो रशिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, किर्गिज़स्तान की, कहीं पे भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मोर देन 17 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हमारी उनके साथ इंटरेक्शंस होती है। हम एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कि हम डिफरेंट नेशंस के साथ जो है वो हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और इसके अलावा जब आप अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे जाके क्या होता है कि आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अब मैं जैसे गया हूँ, अब मेरा जो इंटरेस्ट था वो टेक्सटाइल में था, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया हुआ था। मैंने वहाँ पे जब काम स्टार्ट किया तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान
क्या किस चीज़ के लिए फेमस है? हमारा पाकिस्तान नो डाउट टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, एज यू नो। तो मैंने उसी चीज़ को प्रोसीड किया। अब रशिया में काफ़ी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके जा रहे हैं सियालकोट से, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए हमारा सियालकोट बहुत फेमस है, लेदर प्रोडक्ट्स के लिए कसूर और सियालकोट दोनों फेमस है, डेनिम के लिए लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद जो है वो निट्स के लिए। तो मैंने इसी चीज़ को जब वो प्रोसीड किया, तो जो हमारा पाकिस्तानी जो डॉक्टर है अभी जो मेडिकल ग्रेजुएट है, उसकी 1 ईयर की इनकम कि जो उसने 1 साल की वो करनी है, वो हम 1 मंथ में निकाल लेते हैं। जबरदस्त। तो ये रहते हुए ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं आप? ये पाकिस्तान मतलब कि सारी पाकिस्तानी नहीं कर रहे, इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर मैं आपके पास है तो मैं अपनी बात करूंगा कि मुझ में और जो लोकल ग्रेजुएट है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। आपने अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपना बिजनेस भी किया, कुछ काम भी किया यानी कि? जी, मैंने बिजनेस किया, ठीक है। मैं काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं रशिया के, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड वाइड काफ़ी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आई हैं? क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे। बिल्कुल ठीक। जब मैं उधर गया हूँ तो उसके बाद जो है ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है, तो मैंने लेके आप पाकिस्तान आए हैं। बिल्कुल, डिग्री के साथ साथ, MBBS डिग्री के साथ साथ। तो हमारे जो ये लोकल ग्रेजुएट है, इनकी जो लाइफ का जो जिंदगी का जो मकसद है, ये वो लोग हैं जितने भी है जिन्होंने मैट्रिक FSC में 90-95% लिए हैं, MD कैट दिए है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। टॉपर्स की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। कोई बोर्ड टॉप किया होगा, किसी ने कोई पार्टिसिपेट किया होगा कि ना, सॉरी, इन्होंने आज तक कभी किसी ने स्पोर्ट में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, किसी अदर एक्टिविटीज के अंदर नहीं किया होगा। तो इनका जो लाइफ का जो वो यही है, मेडिकल। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ से जब ये ग्रेजुएट होंगे, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो एक ग्रेजुएट एक डॉक्टर 2 करोड़ में डिग्री ले रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़, ठीक है, वो डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है। जब वो 2 करोड़ लगा के वो डॉक्टर बनता है और उसका सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं है इसके अलावा, फौरी तौर पे इतनी पैसे भी नहीं, उसको जॉब भी नहीं मिलती ज्यादा पैसों वाली। ऐसे ही है, जो हाउस जॉब जो है काफी अनपेड भी लोग कर रहे हैं। पेड अगर होती है 40-50 इतना जो है। इनकी जो ड्यूटीज है वो बड़े लंबी ड्यूटीज होती है इमरजेंसीज में। ये भी एक स्टार्ट में तो जो है इनको आपको पता ही है हॉस्पिटल में, हाँ, वो आती रहती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने जैसे अभी बताया कि हाउस जॉब पाकिस्तान में, हम क्योंकि कंपैरिजन पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ से जो डिग्री मेडिकल की डिग्री लेने वाला स्टूडेंट है, वो उसको अगर रूस में रहते हुए कितने तक की जो पहली जॉब मिलेगी, हाउस जॉब, वो कितने तक की होगी, या इंटर्नशिप जो? देखें, किर्गिस्तान जो है वो हमें अलाउ नहीं करता, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। रशिया देता है, रशिया का लाइसेंस जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो आपको अलाउ भी करता है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। और वहाँ पे जो एवरेज जो सैलरी है वो उतनी है जितनी यूके US में। ओके, ठीक है। तो सारी चीज़ फिर भी यहाँ से ज़्यादा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। मैंने पहले एक बात की है कि जो यहाँ पे जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं उनमें और हमें क्या डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक है। कि अभी जो है वो ग्रेजुएट होंगे, उसके बाद जो है उन्होंने अपने कैरियर को कंटिन्यू करना है कि जी अगर कोई ये तो बाद की बात है, FCPS करते हैं, MBBS को लेके वो काफ़ी जो है कि हमारा क्या कैरियर होगा, हमने क्या करना है। तो इस तरह के जब वो मार्केट में आते हैं या कहीं पे आगे बैठते हैं, तो फिर उनकी जो फ़ी होती है ना, वो भी 2-3 हज़ार रुपये होती है। क्योंकि जिन्होंने 2-3 करोड़ लगाया, 1 करोड़ लगाया, उसने ऑब्वियसली रिकवर करना है। हम लोगों का क्या है, जो कुछ भी है, हमारी जो मेजोरिटी है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की 60-70% वो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे MBBS के लिए जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके अपने सारे एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी मेडिकल की डिग्री खुद से करते हैं। लाइक मैं मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया स्टार्ट में, हाँ, 2nd सेमेस्टर तक। उसके बाद मेरा एक लक आप कह सकते हैं, तो मुझे हमेशा लाइफ में अच्छे लोग मिले। मेरे जो यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्टर थे डॉक्टर अली रजा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। मेरे पास यूनिवर्सिटी की फीस नहीं थी, उन्होंने मुझसे नहीं ली, ठीक है। और जब मैं वहाँ से माइग्रेशन रूस किर्गिस्तान, अच्छा, उधर अली रजा साहब थे। जी, जब मैं माइग्रेशन लेके गया हूँ तो मैंने ही इज पाकिस्तानी, जी, ही इज पाकिस्तानी, वो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
तो ये डॉक्टर अली रजा की भी अगर मैं उस पे जाता हूँ, ठीक है, डॉक्टर इमरान नज़ीर साहब है हमारे, ये जितने भी ये लोग हैं ये सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और इस टाइम पे वो लोग मिलियनर्स हैं और सपोर्ट करते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को भी करते हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए, यानी कि आपकी बात से मैं ये ले रहा हूँ कि जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनको ये मैसेज जाए, उनको उन तक इंफॉर्मेशन पहुँचे कि अगर आपके पास फीस नहीं है, आप काबिल हैं, आप ज़हीन हैं, आप कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा सेमेस्टर है और घर वाले विलिंग नहीं है आपको भेजने के लिए पैसे, तो आप इनकी हेल्प भी ले सकते हैं जो पाकिस्तानी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप भी बता रहे हैं। और इसके अलावा जैसे अरबाज भाई ने ये भी कहा कि इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई ना कोई काम, पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। तो अलाउ है वहाँ पे? वैसे ऑफिशियली तो अलाउ नहीं है, लेकिन जॉब मिल जाती है। रशिया में अलाउ है। रशिया में अलाउ है। रशिया आपको वर्क परमिट देता है पार्ट टाइम, ठीक है, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और वहाँ पे जो पार्ट टाइम की जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट कोई $800 बनता है पाकिस्तानी पार्ट टाइम। जी कोई 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं। इससे हो जाता गुजारा। तो उसमें जो है आप अपनी चीज़ों को कवर कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने, जैसे मैंने सेकंड सेमेस्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, सेटअप किया, तो मुझे अपनी डिग्री से कोई वो नहीं है कि मैंने MBBS करके और जो है मेरी इतनी जो है वो पैसे लग चुके हैं, या मतलब मुझे मेरी फैमिली ने नहीं पूछना फिर आप पे इतने पैसे लगाए थे, दें वो वापस करें। आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू करें, आप प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। अब मैं अपनी जो बात की है म्यूजिक से रिलेटेड भी, मैं अपनी शौक पूरे कर रहा हूँ, मैं मतलब मुझे किसी भी चीज़ का पैशन है मैं वो कर लेता हूँ। क्यों? सबसे पहले आपका जो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है या आपकी जो मेहनत है वो आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं, मुझे एक बता दें कि जो बंदा जो है वो लोकल ग्रेजुएट है जो सेल्फ पे कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसकी फैमिली ने उसे पे ना किया हो, तो वो लोग जो है वो उन पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल ठीक है। और मेरे साथ इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो अपनी डिग्री को भी खुद से कर रहे हैं और अपने सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और इस टाइम पे पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छी उसके ऊपर वो लगे हुए हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं, UK US तक जो है वो जॉब कर रहे हैं। यानी कि यही पाकिस्तान में रहते हुए नकारा हो जाते हैं, वो इस काबिल नहीं रहते कि वो सिर्फ हाउस जॉब या एक लिमिटेड जॉब तक ही रह जाती है। यही पाकिस्तानी जब बाहर जाती हैं तो उनके लिए, उनको जब रास्ते मिलते हैं, उनको जब डायरेक्शन मिलती है तो वो कामयाब भी होती है। देखिए शहबाज भाई, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे रशिया की अपॉर्चुनिटी या किर्गिज़स्तान की ना मिलती, मैं आज किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ के मैं किसी स्कूल कॉलेज में लेक्चरर लगा होता और वहाँ पे मैं उनको क्या सिखाता। जब मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया तो मुझसे वो क्या मोटिवेट होंगे। तो आपका कहने का मकसद ये है कि किर्गिज़स्तान की जो डिग्री है वो कोई इतनी वो नहीं, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है? नहीं, किर्गिज़स्तान की डिग्री प्रोफेशनल है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप करते, यहाँ पे जो MD कैट में रह जाते हैं वो सारे नाउम्मीद होके, अब आउट ऑफ कंट्रीज में क्या होता है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, आप डॉक्टर ही बनेंगे, ठीक है। फिर उनका प्रोफेशन, उनका पैशन वो एक ही चीज़ होगी, एक ही चीज़ है। हमारे इधर क्या होता है कि स्टार्ट में जो है मैट्रिक FSC तक एक बच्चा जो है वो 16-17 साल सोचता है मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है। जब वो MD कैट में रह जाता है तो उसका ट्रैक ही चेंज हो जाता है, वो ट्रैक आता ही नहीं। फिर जब उसका ट्रैक चेंज हो गया तो वो ना चाहते हुए कोई ऐसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, कोई एग्रीकल्चर में चला जाएगा, कोई किसी फील्ड में चला जाएगा और फिर वही आके वो मास्टर करके फिर किसी कॉलेज में लगा होगा। अब यहाँ पे बिजनेस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर्स लगे हुए हैं, ये वो लोग हैं, वो भी, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी, उन्होंने प्रैक्टिकल बिजनेस नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी आज तक बिजनेस नहीं किया, जिनको पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है। इसी तरह मेडिकल की एजुकेशन है, जो पढ़ा रहे हैं वो आपके कहने का मतलब वो डॉक्टर नहीं है, प्रोफेशनल। जी प्रोफेशनल है वो डॉक्टर। अच्छा, वो पहले डॉक्टर खुद हैं, देन ही वो पढ़ा रहे हैं, बने हैं वो। हाँ, और होता भी ऐसे ही है कि जो जिस चीज में मास्टर होता है वो उसी चीज को पढ़ाता है। लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस वो पढ़ा रहा होता है टीचर जिसने कभी बिजनेस किया ही नहीं किया ना, उनको पता है। स्टूडेंट तो वैसे ही नहीं, ज़ाहिर पढ़ेंगे तो जाके करेंगे ना। और मैं कोई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं मतलब कि कोई किसी की मैं बात नहीं कर रहा। एक कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे हैं
आपकी जितनी सैलरी है आपको पता है। अगर आपको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है तो ऑब्वियसली अगर आप काबिल हैं इस चीज़ के और आप ये समझते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत आगे निकल सकते, ठीक है। अच्छा, और कल हम पोस्ट देख रहे थे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कल हम एक पोस्ट देख रहे थे, मैंने आपको दिखाई है। एक लोकल ग्रेजुएट था जिसने वो पोस्ट की हुई थी कि मैंने 5 साल MBBS की है और पता नहीं 2 करोड़ उसने लगाया, बताई है 2 करोड़ लगाया था। फिर उसने जो है वो हाउस जॉब की अनपेड 8 साल उसे लगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसने पता नहीं क्या क्या वो की है, उसकी एक 9 to 10 ईयर्स का फ्री जॉब भी की ऐसे विदाउट पे। इन्वेस्टर के हाथ वो जलील होते रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसने जॉब की है। एंड पे वो कहता कि इतना कुछ करके 8 साल के बाद ये मैं इस काबिल हुआ कि मैं डॉक्टर बना हुआ है। और क्या सैलरी है उसकी? हाँ, मेरे ख्याल से वो पोस्ट जो हम देख रहे थे 60 हजार उसकी सैलरी। तो ये क्या है 60,000? 8 साल के बाद 5 साल डिग्री, 8 साल वो, चलो वो 5 साल वो भी ऐड कर लें उसमें, तो 8 साल के बाद वो 60,000 कमा रहा है। देखिए अगर आपका कोई पैशन है आप उसको लेके चलेंगे तो आप लॉयल रहेंगे। अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे तो फिर आप करप्शन भी करेंगे, आप करप्ट भी होंगे और फिर आप कोई भी इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी आप उसको जाने नहीं देंगे अपने हाथ से। ये तो उसी सूरत में होगा ना कि वो इस चीज़ के अहल ना हो, कि उसको यूटिलाइज ना करना आता हो, ऐसे ही उसी सूरत में होगा। अच्छा अरबाज भाई, 2 पॉइंट सिर्फ ये बता दें, इतना सा फार्मूला बता दें कि जैसे आपने पहले बताया कि पाकिस्तान में जो MBBS करते हैं, डिग्री करते हैं, उनका 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्चा आता है पाकिस्तानी रुपीस। तो रशिया में कितना खर्चा है? एक्चुअली रशिया का कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और रशिया की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बेटर देन पाकिस्तान। बेटर देन पाकिस्तान? हाँ जी। कैसे? पम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी हाई रैंक पे है, ठीक है। और इसके अलावा मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा है। वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान से एक्सपेंसिव है। अच्छा, जी जी, ऑलमोस्ट $7,000 पर ईयर, कुछ 24 लाख बनते हैं ईयरली। वहाँ पे फिर लिविंग कॉस्ट अलग है, ठीक है, और दूसरी चीज़ें। लेकिन कहने का मकसद यही था कि आप जो है वो उनको रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे रिकवर करते हैं? जॉब करके आप रिकवर कर सकते हैं। आपको अपनी फील्ड में ही, मेडिकल में, उधर किसी लेबॉर्ट्री में या वैसे ही आप जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम। यूरोप में MBBS की डिग्री करना ज़्यादा आसान है या रूस में? एक ये बता दें और दूसरे नंबर पे ये बताएं, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि रशिया में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं और हैंडसम अमाउंट कमा भी लेते हैं। तो यूरोप में भी तो अलाउ है, वहाँ भी तो ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। फिर MBBS जो है अगर UK की बात करें तो वहाँ पे कोई 50 से 1 करोड़ जो है वो पर ईयर का है, पाकिस्तानी रुपये। जी जी, पाकिस्तानी रुपये। तो इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। तो हमारे पास फिर तो ये रशिया में लिविंग कॉस्ट कम है? लिविंग कॉस्ट कम है, क्या $200-300 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और यूरोप में 700-800 तक भी मेरे ख्याल से डॉलर तक। जी जी, 1200 तक भी चला जाता है जी। ठीक है। और चाइना जो है वो भी बेस्ट है। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी है और चाइना के भी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अच्छा अरबाज भाई, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है एजेंट माफिया का। हमारे बच्चे पैसे लेके एजेंट्स के पास जाते हैं और फिर उनके साथ स्कैम भी हो जाता है, एजेंट भाग जाते हैं या बाज़ दफ़ा उनको धोखा होता है, एयरपोर्ट्स पे छोड़ के चले जाते हैं उन्हें। और ये कैसे बच्चे हमारे जो है, हमारे नौजवान नस्ल जो आपको देख रहे हैं, तो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं जो स्टूडेंट, तो वो कैसे बचे एजेंट से और ख़ुद अप्लाई कैसे करें यूनिवर्सिटियों में, एक्सप्लोर कैसे करें? देखें, सबसे पहले तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स होती है वो मोफा की उनकी वेबसाइट के ऊपर होती है, वहाँ पे लिस्ट होती है, आप उधर से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना प्रोग्राम चेक करेंगे, आपका इंटरेस्ट किस में है और आप क्या करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ को आपने गूगल पे सर्च करना है। वहाँ पे जाके आप सर्च करें, यूनिवर्सिटी को ओपन करें, उनका जो इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल, अब वहाँ से जाके उनको मेल करें। वो सबसे आसान जी, पाकिस्तान के अलावा सब जो है वो मेल्स का रिप्लाई करते हैं फौरी। आप टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है, और एजेंट से वो जितना हो सके अब दूर रहें, बचे हैं उनसे। इवन के काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रशिया की लगा लें, पाकिस्तान की लगा लें, इनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी पाकिस्तान में मौजूद हैं कि अगर आप उनके थ्रू चलते हैं प्रॉपर तो आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। पहचान कैसी हो?
पता कैसे चले कि वो ओरिजिनल है? देखिए वो जेन्युइन है? यूनिवर्सिटी जो वो एनओसी वो इशू करती है, ठीक है। अब काफ़ी कंसल्टेंसीज हैं जिनके जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, किर्गिज़स्तान की लगा लें, रशिया की लगा लें, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, ठीक है, कि अब हमें रशियन नहीं आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको वो परसेंटेज पे करते हैं कुछ या कमीशन, और वो हमें उधर ले जाने तक और फिर वहाँ पे डिग्री कंप्लीट होने तक हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू अगर आप चलते हैं तो आपके साथ स्कैम नहीं होता। उसके बाद भी वो रहनुमाई करते रहते हैं? जी जी बिल्कुल है। कोई स्टडी, आपका कोई फी में कोई मसला है, कोई लेट हो गई है, तो उसमें भी वो हेल्प आउट कर देते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो उनकी सुनते हैं। अगर आप वैसे किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके आपके साथ स्कैम कर दें। एक तो जितने भी लोग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप किसी भी कंट्री में जाएं, यूरोप में तो खैर ऐसा सीन नहीं है, रशिया और ये जो कोई भी ऐसा कंट्री है जिसकी पुलिस जो है या कोई लॉ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स किसी के हैंड ओवर नहीं करने। ओके, वो आपको संभाल के रखना है आपके। वो चाहे वो जितना मर्जी जोर लगे, ये एक आपकी एक जाती प्रॉपर्टी है पासपोर्ट, आपने किसी को नहीं देना। एम्बेसी के अलावा लीगली तौर पे आपसे कोई पासपोर्ट नहीं ले सकता, मजाज ही नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं, ये जब लेके जाते हैं स्टूडेंट को अपने पास ही रखते हैं, पासपोर्ट भी ले लेते हैं कि जी आपका यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, ये होगा वो होगा, फिर करते यानी कि एजेंट्स को भी जो आपको लेके जा रहे हैं, जितना मर्जी एतबार वाला, उसके हवाले भी अपने पासपोर्ट ना करें। आपका भाई भी अगर आपको लेके जा रहा है उसको भी ना दें पासपोर्ट, ठीक है। अब रशिया और किर्गिज़स्तान की मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, वहाँ पे इंसेंटिव सिस्टम होता है कि यूनिवर्सिटी आपको स्टूडेंट लाने पे $1000 इंसेंटिव पे करती है। किसी भी एजेंट को, किसी भी एजेंट को, कोई भी जो उनके साथ ऑथोराइज्ड है, वहाँ पे ऑथोराइज्ड जो है वो तो पार्टनर है, वो बिजनेस ला के दे रहा है। जी जी, और उनको जो कोई स्टूडेंट ला के दे रहा है, यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट ला के दे रहा है, तो वो उसकी मर्जी। स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 1000 2000 जहाँ पे जो है उसका दाव लगता है वो लगा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, उनसे पासपोर्ट भी ले लेते हैं, और जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है ना, तो उसमें सारी की सारी चीजें, अब जाहिर सी बात है रशियन की किसी को आती नहीं है, तो बाद में पता चलता है कि हमने तो इस चीज का भी कॉन्ट्रैक्ट किया, इस चीज का भी किया है। तो इस तरीके से तो कोई भी शख्स अपना पासपोर्ट किसी को ना दे। ठीक है। अरबाज भाई, अभी जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, नौजवान, वो उनकी रहनुमाई के लिए क्या आप, अगर आप इजाज़त दें तो मैं नंबर एक शेयर कर दूंगा, तो आप क्यूरीज जितनी भी आएंगी बच्चों की, वो मैं आपके तरफ भेज दूंगा, तो उनकी बस रहनुमाई हो जाए, उनके जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस में लगाता हूँ फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो वो नीचे बार बार पूछ रहे होते हैं कि हमारा ये मसला है, हमने ये पूछना है, तो हमारी रहनुमाई कर दें। तो आप इसके लिए थोड़ी सी जी आप दे सकते हैं नंबर, ठीक है, और उसका मसला नहीं है, स्टूडेंट आपसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस है, आप 5-6 साल वहाँ आप रह के आए हैं, तो आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं, यानी कि गाइड कर सकते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि मैं तो एजेंट नहीं हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ कि आप कि एजेंट से कैसे बचना है, एजेंट से कैसे बचना है, और राइट पर्सन के पास कैसे जाना है आपने। बिल्कुल, ये 2-3 चीजें जो है मैं क्लियर कर दूंगा। यही इनको चाहिए होती है, ये वाली बातें। और अगर वो नहीं भी करते तो मैंने बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करें और वहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, खुद अप्लाई करें, मुश्किल नहीं है ये। जी जी ठीक है। अच्छा अरबाज भाई, ऑफ द कैमरा आप वाकया भी बता रहे थे, वो एक एजेंट का जो स्टूडेंट के साथ स्कैम हुआ था, बेचारे के साथ, रशिया का कह के फिर उसे किसी और एयरपोर्ट पर छोड़ गए, तो वो क्या था, मेरे नाजरीन को ज़रा बताइएगा ताकि इनकी रहनुमाई भी हो। ये तो ओवरऑल है, ठीक है, उस एक के साथ नहीं, वो काफ़ी लोगों के साथ हुए, मुझे भी रशिया के बोल के लेके गए थे, ठीक है, तो वो स्टूडेंट जब उसका वीज़ा लगवाया, उससे बोला कि यूरोप लेके जाएंगे, वो किर्गिज़स्तान आया, किर्गिज़स्तान जो इतना कोई डेवलप नहीं है। नहीं, आपने कहा मुझे भी, हमें भी यही बताया जाता है कि रशिया, इवन कि जब मैं गया था तो मैंने पोस्ट भी यही की थी कि मैं रशिया जा रहा हूँ MBBS के लिए, ठीक है। तो फिर मैं जब उधर पहुंचा हूँ तो मुझे पता चला कि रशिया जो है वो इससे एक सेपरेट कंट्री है, और रशिया और किर्गिज़स्तान के दरमियान में कोई 3 कंट्रीज आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये भी आइडिया नहीं था? हाँ, कुछ भी नहीं पता था। एयरपोर्ट पर छोड़ के चले गए वो आपको? नहीं, मैं गया था अपने मेरे भाई के क्लास फेलो की तरफ, ठीक है, तो उन्होंने मेरे साथ कोई इस तरह का स्कैम नहीं किया था। अब मुझे कह सकते लैक ऑफ अवेयरनेस, कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि रशिया अलग है, किर्गिज़स्तान, क्योंकि सब स्टेट से मेरे माइंड में ये था कि जैसे पंजाब बलोचिस्तान जो है एक सेपरेट
ये क्या है, ये State आज़ाद कश्मीर जो है वो एक सेपरेट स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान के उसमें सेपरेट नहीं, यानी कि है पाकिस्तान का हिस्सा ही, जी जी स्टेट्स हैं। स्टेट से। तो मेरे माइंड में यही था। तो वो जब स्टूडेंट उधर गया उसको यूरोप का बोल के, तो वो किर्गिस्तान पहुंचे है, तो उससे पूछे उन्होंने, वो कहता जी ये कहाँ पे मुझे लें, तो किर्गिस्तान है, मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहता मैंने तो यूरोप जाना है। तो वो कहते तुम्हारी शक्ल है यूरोप जाने वाली। अच्छा सही। तो फिर वो स्टूडेंट जो है वो मेरा बेचारा बड़े अरमानों से वहाँ गया होगा यूरोप का, अपने कजन्स को, फैमिली को, दोस्तों को कह के। मेरा वो रूममेट भी रहा है। अच्छा हाँ जी। तो उसने देखा वाकया। हाँ जी, उसने ऑस्ट्रेलिया का एक नंबर लिया हुआ था, व्हाट्सएप बनाया हुआ था। अच्छा, उसी पे ही जो है वो कांटेक्ट वगैरह करता होता। घर वालों से उस नंबर से रब्ता करता था। हाँ जी, उसने किसी को नहीं बताया, किसी को फील ना हो कि मैं यूरोप में ही हूँ ऐसे ही। और वो एजेंट ने उससे पैसे भी काफी लिए थे। तो कोई अंदाजन कितने आपको उसने बताए थे? मेरे ख्याल से मुझे 16-17 लाख रुपए बोल रहा था। तो उस टाइम पे तो इतना कोई वो नहीं था, आज से 4-5 ईयर्स पहले। तो फिर उसके कजन उससे बोलते थे कि हम आ रहे हैं आपके पास ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी उसके कजन्स थे। जी जी, वो उसे बुलाते थे, तो वो उनको जो है बेचारा झूठ बोलता था, झूठ बोलता कि जी मैं इधर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। वो था तो ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं, वो किर्गिस्तान था। किर्गिस्तान था। तो फिर बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स थे वो यहाँ से माइग्रेट करके यूक्रेन चले गए। मैं खुद भी इसी पर्पस के लिए गया था कि मैंने किर्गिस्तान, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली स्टार्ट में कि अगर मेरे पास, जब मैं गया था तो मेरे पास तो फीस भी नहीं थी यूनिवर्सिटी की, तो वो यूक्रेन जाके मैंने क्या करना, तो वो आप फिर रूस आपने जाना। जी जी, और डॉक्टर शाहिद नदीम थे, वो मेरे फ्रेंड भी है जी, भाई भी हैं हमारे, ठीक है। वो मुझे लेके गए थे, तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। फिर हमारी यूनिवर्सिटी के जो कॉन्ट्रैक्टर थे डॉक्टर अली रजा, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। ठीक है। तो फिर मेरे माइंड में ये था कि यहाँ से मैंने निकल के यूक्रेन जो है वो ट्रांसफ़र में ले लूँगा। और मैं ऑलरेडी एक एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट में था यूक्रेन के लिए, तो वो मुझे जो है वो हेल्प आउट कर रहा था ओवरऑल। तो फिर जब मैं जाके उधर वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह वो हैं, फिर मेरी एक रेपुटेशन उधर बनी है, फिर मैं बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, वो वाकया भी बड़ा दिलचस्प है जो एयरपोर्ट वाला आपने बताया था। मैं चाहूँगा वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करें, क्योंकि आप माशाल्लाह आपका टैलेंट है, टैलेंट की बुनियाद पे आपने बहुत सारा अपनी चीज़ें बनवाई हैं, अपना पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। तो वो क्या एयरपोर्ट पे हुआ था? क्योंकि अक्सर पाकिस्तानियों को रूस के एयरपोर्ट पे, मॉस्को के एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है या वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि एक अगला मरहला होता है, इमिग्रेशन वाले मजाज होते हैं कि जो एयरपोर्ट पे कोई भी लैंड करता है, कोई भी मुसाफिर, उनका एक इंटरव्यू वहाँ पे भी होता है। तो आपका जब इंटरव्यू हुआ, जब आप वहाँ पे लैंड किए, तो उन्होंने क्या पूछा आपसे? एक्चुअली मुझसे जो मेरा एजेंट था, वो मुझसे कुछ 10-12 लाख रुपए उसने डिमांड की थी। तो मुझे फिर जो ओवरऑल जब मैंने इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया मैंने, तो मुझे समझ आया कि एक इनविटेशन लेटर है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आना है, और वो जो है वो इसके अलावा कोई नहीं दिलवा सकता, और उसके भी यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। मैंने फिर जो है वो एक सोर्स यूज़ करके, एक फ्रेंड था उसके थ्रू मैंने इनविटेशन लेटर निकलवा लिया आपने। जब मैंने वीज़ा लगवा लिया तो उसने मुझे एयरपोर्ट क्लियरेंस लेटर नहीं इशू करवाया यूनिवर्सिटी से, वो एजेंट ने, और उसने कहा कि मैं आपको नहीं आने दूंगा इस कार में। जी जी, उसने कहा या पैसे दो या खुद ही करो। ये ऐसे ही है। वो मैं थोड़ा सा जज्बाती था। जब मेरा वीज़ा लगा तो मैंने उसके साथ काफ़ी जो है उसके साथ मेरी हुई है, बहस हुई है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम मुझसे किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे? वीज़ा जो है वो तो इतने का लगता है। इतने का लग गया मेरा लग गया वीज़ा। तो उसने कहा वीज़ा तो लग गया, अब एयरपोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो तुम लेके दिखाओ, उसने ये कहा आपको। हाँ जी। फिर जब मैं उधर एयरपोर्ट पे गया हूँ, होता क्या है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं, उधर से डिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, 95% जो वो डिपोर्ट करते हैं कि अगर जिस पे उनको डाउट हो जाता है। पाकिस्तानी नहीं, ओवरऑल और कंट्रीज को भी, ओवरऑल इवन कि किर्गिस्तान वालों को भी कर देते हैं। ये क्या भी परसेप्शन बना हुआ है कि पाकिस्तानियों को जो भी जाता है, नहीं, इंडियंस भी होते हैं उसमें, नेपाली भी है, बांग्लादेशी भी है। टूरिस्ट वीजे वाले जितने भी, उनको तो वैसे ही वो देख के वीजा अपलोड कर देते हैं उधर से। उसकी क्या रीजन क्या है? उनको पता है कि हमारे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी स्किप हो जाएंगे, वहाँ पे स्किप हो जाते हैं, वहाँ से इटली और इधर पोलैंड वगैरह की उड़ान लगाते हैं। वो तो फिर इंडियंस भी हो सकते हैं, इंडियंस भी लगाते हैं, सारे लगाते हैं, भी हो सकते हैं, नेपाली कोई भी हो सकता है। वो तो ये जितने हैं ना, सीरिया के लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, नेपाली, अफगानी, इन सबको डिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं जब उधर एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, उन्होंने मुझे सारा जो है वो इन्वेस्टिगेट किया। मेरे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर भी नहीं था। मैंने यूनिवर्सिटी को मेल की, तो आप ऑफलोड होने लगे थे। जी, मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपका जो कवर लेटर है, जो एयरपोर्ट क्लियरेंस लेटर, वो आपके एजेंट को हमने दे दिया है।
आप उससे लें। एजेंट के पास था। जी जी, वो इसीलिए पैसे मांग रहा था, उसके डिमांड कर रहा था हाँ पैसों जी। की। तो मैंने मेरे पास जो है वो जस्ट मेल का स्क्रीनशॉट था। मैंने यूनिवर्सिटी को बताया कि जी ऐसे मामला हुआ मेरे साथ। उन्होंने उस एजेंट से पूछा भी है कि आप जो है वो ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, फिर मुझे यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, हम देख लेते हैं। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे न्यू ईयर की वेकेशन थी, तो न्यू ईयर चल रहा था, जी जी, छुट्टियां भी थी। हाँ जी, 10-11 छुट्टियां होती है अमूमन वहाँ पे ना। हम्म, तो मुझे एयरपोर्ट पे उन्होंने बिठाया, 1-2 घंटे मुझे चेक करते रहे, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह investigate चेक करते रहे। इन्वेस्टिगेट करते रहे। तो मुझसे पूछते रहे कि अब मेरे पास एक एज ये भी था ना, मैं उन्हीं की रियासत से आ रहा था बेसिकली, हाँ, किर्गिस्तान से ना। तो मुझे उन्होंने चेक किया, चेक करके सारी चीज़ें। तो मैंने फिर अपनी जो रशियन नेशनल सॉन्ग से जो मैंने उनकी मिलिट्री के लिए किए हुए थे, तो जब मैं रशिया नहीं गया था, रशिया मेरा ड्रीम कंट्री रहा है। किर्गिस्तान में आपने किए थे जो? रशिया मेरा स्टार्ट से ड्रीम कंट्री था। हम्म, तो मैंने वो रशियन सॉन्ग्स किए हुए थे। मैंने जब उधर वहाँ पे उनको दिखाए हैं तो उन्होंने कहा कि ये आप हो। मैंने कहा अप्रिशिएट किया उन्होंने बड़ा। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें लाइव सुनाएं। तो वो अच्छा। कुछ 7 से 8 लोग थे जो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जब मैंने वो सॉन्ग सुना, गिटार भी था आपके पास? नहीं, हम्म, जब मैंने वो सॉन्ग जो है वो उनका नेशनल सॉन्ग मैंने जब सुनाया, हाँ, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट परफॉर्म किया। किया आपने बकायदा वहाँ पे सारा? हाँ जी। तो उन्होंने जो है वो क्लैपिंग की और मुझे वहाँ से वेलकम। अक्सर होता भी ऐसे ही है कि आप किसी टैलेंट वीज़े पे जाते हैं किसी भी कंट्री में, सिर्फ रशिया नहीं, तो अगर आप गिटारिस्ट हैं, ढोलकी वाले हैं, या कोई और आपका म्यूजिशियन वगैरह है, तो आपके पास साजो सामान होता है, या बाज़ दफ़ा वो अपनी तसल्ली के लिए वो कह देती हैं इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट के ऊपर कि हमें ज़रा ये बजा के थोड़ा सा सुनाओ या गुनगुना दो। तो वही आपके साथ हुआ होगा वहाँ पे। उनको तो जो है एक एक चीज़ का पता होता है। रशिया की जो इमिग्रेशन है, उनको पाकिस्तानियों का भी पता चल गया और ओवरऑल पता है। अभी एक स्टूडेंट को डिपोर्ट किया किस वजह से, वो हैंड कैरी लेके स्टडी वीजे पे गया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपका लगेज किधर है, उसने कहा जी नहीं है मेरे पास। सिर्फ वही था, हैंड कैरी, ओनली हैंड कैरी। हैंड कैरी। उन्होंने कहा कि आप 1 ईयर के लिए यहाँ पे रहने हैं, ओके, हैंड कैरी क्यों ले गए? उन्हें उसको डिपोर्ट कर दिया उधर। ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने ये हमारे तंत्री जो कर सकते हैं पाकिस्तानी, उनको पता है ओवरऑल। फिर हम जाते हैं तो वो हमारे मोबाइल ले लेते हैं, जिसके मोबाइल में किसी एजेंट का नंबर निकला है या एयरपोर्ट पे ओके, एयरपोर्ट पे मोबाइल ले लेते हैं, चेक करते हैं। अगर कोई वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आपके मोबाइल में यूरोप के किसी बंदे का नंबर है, आपको उधर से फौरन डिपोर्ट करेंगे। किसी ने वैसे ही चाचा मामा नहीं, आप नहीं कर सकते, रिलेटिव किसी का नंबर सेव हो, उसकी क्या रीजन है? नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपकी गैलरी चेक करते हैं वो। अच्छा। गैलरी में अगर किसी का पासपोर्ट निकल आए तो तब भी आपको ऑफलोड करेंगे वो। ओके, तसल्ली सारी करते हैं वो। तो इसकी इजाजत है क्या? इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी इजाजत देता है कि किसी का पर्सनल मोबाइल वो देख? आप देखें ना, आप किसी की कंट्री में जा रहे हैं, आप उनके मातहत हैं, आप बाउंड है, वो अपनी तसल्ली के लिए वो आपकी गैलरी और मोबाइल को भी चीज आपके सामने देखेंगे, सारा देखेंगे सामने। और फिर आपका जो कौन सा IMEI नंबर जो है उसको भी वो अपने पास जो सेव कर लेते हैं डेटा पे, कि जब भी आपने कोई गड़बड़ की या आपको रीलोकेट करते रहेंगे। हाँ, ये तो सुना था कि जब एयरपोर्ट पे जाते हैं इमिग्रेशन के कराने के लिए, तो वो नाम सर्च करते हैं गूगल पे, वो भी देखती हैं कि इसकी क्या है ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, मतलब कि इसने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या क्या पोस्ट लगाई हुई है, ये चीजें नहीं, रशिया में नहीं है, कुछ कंट्रीज में इसका वो देखते हैं, सऊदी अरब करते हैं। आज आपने एक नई बात बताई है जो हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए भी बड़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, कि वो आपको मोबाइल गैलरी भी देखते हैं और आपकी उसमें मोबाइल के मैसेजेस वगैरह भी देखते हैं। हाँ, चैट भी सारी देखेंगे, चैट भी देखते हैं, सारी चैट देखते हैं आपकी। तो इसकी इजाजत कैसे मिल सकती है? नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखें, आप उनके कंट्री में जा रहे हैं, आप उनके बाउंड है। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, पुलिस के पास राइट है कि वो किसी के भी घर में जाके जो है वो गिरफ्तारी कर ले, उनके पास तो बगैर वारंट के आ जाते हैं। नहीं, वो एक अलग चीज है, वारंट के बगैर तो कोई भी नहीं वो कर सकता। वो वारंट जो है वो उनके पास क्या ये मोबाइल चेक करने की क्या वो कानूनी कोई इजाजतनामा होता है उनके पास? नहीं, कुछ भी नहीं होता, उनका लॉ ही है। ये सिर्फ रूस की बात बता रहे हैं ना आप? अरे और भी काफी कंट्रीज की मैं इमिग्रेशन की वीडियो अक्सर आई होती है। अभी 3 दिन पहले मैं देख रहा था, तो एक लड़की के पास ड्रग्स थी, जिस पे शक हो ना। जी जी। अगर 50 एक एयरपोर्ट से एक लैंड किया है, एक जहाज ने 50 मुसाफिर निकले हैं, तो वो 50 को चेक नहीं करेंगे, उनमें से सिर्फ उसको डिडक्ट करेंगे जिस पे उनको शक हो, डाउट होता है। वो वीडियोस ऑब्वियसली जो भी क्रिमिनल या कोई इलीगल बंदा जो भी होता है,
तो उसका दूर से उनको पता चल जाता है। इमिग्रेशन का काम यही होता है। और फिर आपका मोबाइल ले लेते हैं, वो चेक करते हैं, फिर आपका लगेज भी चेक किया जाता है। वहाँ वो तो जाहिर उन्होंने चेक करने है, स्कैन भी करना है उन्होंने, नहीं स्कैन नहीं, आके भी देखेंगे, स्कैन नहीं। वो जो आपकी सबसे पहले जो आपकी हैंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ ना, मैं रशिया, तो मैं जब भी जाता हूँ तो वो मेरे अभी तो मुझे नहीं वो करते, फर्स्ट टाइम ही किया था। तो वो क्या करते हैं, वो बैग ओपन करते हैं हैंड कैरी, उसमें वो चेक कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ लेके आए, कि अगर मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड जा रहा हूँ तो मेरे पास आया कोई चीज़ है, तो वो उन चीज़ों को देखते हैं फिर वो। ठीक है। तो नाजरीन, अभी अरबाज भाई जैसे बता रहे थे कि आपने जब भी सफ़र करना है, ट्रैवल करना है किसी भी यूरोपीय कंट्री में, रशिया में, तो आपने अपने मोबाइल गैलरी, आपने इवन के जो उसमें नंबर सेव हैं वो भी आपने बड़े एहतियात से वो करने हैं कि कोई इस तरह का नंबर उनको ना मिल जाए, कोई इस तरह की तस्वीर या किसी का पासपोर्ट ना मिल जाए कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तो नहीं मुलव्वस इन्वॉल्व, कोई इसका वो तो नहीं करदार, कोई एजेंट के साथ या खुद एजेंट तो नहीं है। तो इसके ऊपर लाजमी कमेंट कीजिएगा। अच्छा अरबाज भाई, आप क्योंकि ट्रैवल भी करते रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक का, तो आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री भी बनी हुई है, एयरपोर्ट्स पे आपका अच्छा खासा तजर्बा है आने जाने का। जो स्टूडेंट्स अभी वर्क वीज़े पे या स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ एयरपोर्ट्स पे, जो इमिग्रेशन का एक मरहला होता है, आखिरी इंटरव्यू होता है वहाँ पे, वो वहाँ से उनकी रहनुमाई के लिए आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, अगर आप राइट पर्सन नहीं है, अगर आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं और आपका पर्पस कुछ और है, आपके पास पाकिस्तान के जो मैट्रिक एफएससी या कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको, लेकिन आप बना लिए हैं, उन्होंने जैली बन गए हैं, बना लिए या नहीं है, भी लग गया, सब कुछ हो गया है, आपको इधर एयरपोर्ट से ही नहीं जाने देंगे। वो कैसे? पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से ही आपको नहीं जाने देंगे। यहाँ पे 80% स्टूडेंट्स को जो है वो इधर से डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, और जो 20% जो रह जाते हैं उनको वो रशिया वाले डिपोर्ट कर देते हैं। ऑफलोड वाला क्या सीन है, कैसे ऑफलोड करते हैं? एक स्टूडेंट पाकिस्तान एयरपोर्ट से निकल गया, स्कैन हो गया, नहीं उसको रोका, वो ट्रैवल करके किसी कंट्री, यूरोप की कंट्री में पहुंच गया या रशिया ही पहुंच गया। अब वो एयरपोर्ट पे जब वो वहाँ उस कंट्री में पहुंचता है तो वहाँ पे एक नया मरहला, अगला मरहला शुरू होना है इमिग्रेशन का, और इंटरव्यू भी होगा। तो वो उस दौरान क्या सवाल हो सकते हैं, क्या पूछा जाता है? सबसे पहले जो है वो आपकी हैंड कैरी जो है वो चेक करेंगे, फिर उनके पास जो है आपका बोर्डिंग पास, उसके ऊपर चेक करते हैं कि आपके पास कितना लगेज है, और ये उनकी साइकी है कि अगर किसी ने वहाँ से डंकी लगानी है आके, तो वो इतना सामान नहीं लेके आएगा। ठीक है। अभी एक ऐसा केस हुआ है, एक स्टूडेंट था जो हैंड कैरी के साथ आया, बता, सिर्फ हैंड कैरी वगैरह नहीं था, नथिंग। उन्होंने उससे पूछा है कि आप 1 साल के लिए यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, तो आप हैंड कैरी लेके आ रहे हैं, वाई? इसी चीज पे जो है उसको डिपोर्ट कर दिया। ओके। तो बेसिकली वो करते गए, मैं उधर काफी लोगों को जानता हूँ, स्टूडेंट्स को, जो 3-3 दफा डिपोर्ट हुए, यहाँ से भी और उधर से भी, और फिर भी वो चलो वो आ गए हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, रशिया एयरपोर्ट पे पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछने कि आप इधर क्यों आए, व्हाई यू केम टू रशिया, ठीक है, आपका पर्पस क्या है, क्यों आए हैं। अगर आप एजुकेशन वीजे पे हैं तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपकी जो डिग्रीज हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो दोबारा चेक करेंगे वहाँ पे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है फिर तो आपको मोस्टली जो है वो उधर से जो है वो उधर ही पकड़ा जाएगा, जो एजेंट हजरात अक्सर करते हैं, 2 नंबर जाली सर्टिफिकेट बनवा देते हैं कि आप जो है वो एक इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए आए हैं और आपको इंग्लिश भी नहीं आती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक तो वो मोबाइल चेक करते हैं सबसे पहले। हाँ। अगर आपके मोबाइल में किसी भी यूरोपियन बंदे का नंबर है, चाहे वो आपका खालू है, चाहे आपका चाचू है, मामू है, भाई है, कोई भी है, तो वो दिस इज न्यू थिंग जी, वो उसको चेकआउट करेंगे, नई इन्फॉर्मेशन है जी, वो उसको चेकआउट करेंगे। अगर वो बंदा एजेंट है, अगर आप वैसे तो वो इतने इन्वॉल्व हुआ किसी भी चीज में पता चल जाएगा, वैसे वो इतने वो करते नहीं है, बहस नहीं करते, आर्गुमेंट, उसको चेकआउट करेंगे खुद से और फिर उसको ऑफलोड कर देते हैं। क्या वो मजाज है मोबाइल, किसी का पर्सनल मोबाइल यूज करने का, आप डाटा और उसकी पर्सनल गैलरी देखने के? ये तो एक वैसे गैर इखलाकी वो है कि आप पाकिस्तान में भी नहीं चेक कर सकते, लेकिन आप एक कंट्री में जा रहे हैं और उनको आपके उससे डर है, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो चाहिए, उनको अगर डाउट है तो वो देख सकते हैं जी। अगर उनको आपसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए
उसको चेक करते हैं कि एक बंदा हमारा बॉर्डर यूज कर रहा है और फिर वो हमारे पास आके कोई इलीगल एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं करता या वो कहीं आगे तो नहीं जाता, फिर वो मोबाइल चेक करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, सेकंड टाइम भी मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया। मोबाइल चेक करते हैं, अगर आपके मोबाइल में किसी यूरोपियन बंदे का नंबर है उसको चेक करेंगे। अब मेरे मोबाइल में जो मोस्टली मेरे तो क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी, आप ठीक है, मेरे पास पता नहीं कितनी कंट्रीज के लोग मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हैं, तो आप वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये मेरा, वो मेरी चैट खुद ही ओपन कर लेते हैं। चैट ओपन करके वो देखते हैं कि इसके साथ क्या बात हुई है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। और मेरे मोबाइल के अंदर जो ओवरऑल मेरी गैलरी में जो है वो सिर्फ गारमेंट्स मिला है और कुछ नहीं मिला, और मेरी चैट पे भी। ठीक है। फिर उन्होंने जो है वो पूछ लेते हैं, अगर आपकी गैलरी में किसी का पासपोर्ट है तब भी स्कैन हुआ जो तस्वीर पड़ी स्कैन आपको तब भी ऑफलोड करेंगे। अपने अलावा किसी और का, अपना हो वो तो खैर है, अपने अलावा किसी और का, किसी का भी पासपोर्ट आपके मोबाइल में ना हो, ठीक है, उस कंडीशन में भी आपको क्या करेंगे, ऑफलोड करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, जो भी उनको जो है वो रिक्वायर होता है, वो पहले होता है जिन जिन चीज़ों के ऊपर। जी जी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे चेक करते हैं। फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का आपके साथ कोई ऑफिशियली कोई चैटिंग है या कोई मेल्स टू मेल्स जो है आपकी बातचीत चल रही है, तो उस चीज़ को भी चेक करेंगे, हिस्ट्री सारी देखते हैं ऐसे ही। और फिर एयरपोर्ट क्लियरेंस लेटर होता है, ओके, कि जो यूनिवर्सिटी आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। जी जी, यूनिवर्सिटी जो है वो आपको भी इशू करती है, फिर वो एयरपोर्ट को भी प्रोवाइड कर देती है कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये इसका नाम है और ये इस फ्लाइट से आ रहा है, तो इसके हर मतलब कि इसकी हर एक्टिविटी के हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये कौन करती है यूनिवर्सिटी? हाँ जी, उसमें वो लिखा होता है प्रॉपर कि इसकी जो रिहाइश जो है, इसका स्टे अकोमोडेशन, वो सारा इंतजाम हमने किया हुआ है, वो सब कुछ हमने किया हुआ है और हम इसकी हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है। और फिर रशिया में क्या है कि अगर आपने सिटी छोड़ के जाना है ना बीइंग अ स्टूडेंट, तो आपको सिटी छोड़ने की स्टैंप लगवानी पड़ती है। ओके, ठीक है। तो इससे बचने के लिए पूरे सिनेरियो से आप ये कर सकते हैं, जिसने आपको बुलाया है आप उसको, चाहे वो एजेंट है या यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी से आप लेटर ले लें और जिसने आपको बुलाया आप उसको एयरपोर्ट बुलाएं। अच्छा, वो वहाँ पे उसका मौजूद होना जरूरी है, उसका मौजूद होना एजेंट का या जो भी आपका कंसल्टेंट है। जी जी, रशिया के एयरपोर्ट पे वाईफाई नहीं होता। ओके, तो वहाँ पे जाके मोस्टली को वैसे ही वो डिपोर्ट कर देते हैं क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है, राब्ता नहीं हो रहा था, या फिर वो खुद से भी करवा देते हैं। तो इमिग्रेशन जो है वो आपको कॉल करती है, वो आपको बुलाती है वहाँ पे। तो इसमें जो जिसने आपको इनवाइट किया होता है ना, वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप उसको बुला लेते हैं और वो एयरपोर्ट पे आ जाता है तो आपका रिस्पॉन्सिबल वो है, और वो आके जब गारंटी दे देता है तो फिर आपको वो नहीं वो करते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है, मेरे एक फ्रेंड है, उसका भाई है, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, वो उन्होंने उससे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे तो वो जो है वो कहता ही इज़ माई ब्रदर, कॉल बस यही, बस वो कुछ ही वो कहता है ही इज़ माई ब्रदर, नंबर प्लीज कॉल। वो जब उन्होंने उसको कॉल की, वो आगे रशिया स्टूडेंट वीज़े पे था। जी जी, ओह माय गॉड। तो उन्होंने उसको कॉल की है और वो आगे से वो उसकी रशियन अच्छी थी, उसने वो कहता जी मेरा भाई है, मैं इसको लेने के लिए आ रहा हूँ और मैं इतने 5 ईयर से मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरी भी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली ही वाज एन एजेंट। जी, ओके। तो इस तरीके से फिर आया, उसको ले गया, वो आके उसको ले गया। अच्छा, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि ये इसको तो अंग्रेजी नहीं आती सही तरह बोलनी, और जबकि स्टूडेंट वीज़े पे आया हुआ है। देखिए वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास सारे कंप्लीट थे, सब कुछ डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट थे। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि इंग्लिश जो है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है हमारी उर्दू है, मदर लैंग्वेज तो उर्दू है। तो हमारी ग्रिप जो है वो उसके ऊपर है, ना कि हमारी इंग्लिश के ऊपर है। हाँ, मैं लिख सकता हूँ, लिखवा लें हम उससे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ, इतनी इंग्लिश आती है कि मैं एजुकेशन जो लेने आ रहा हूँ यहाँ पे वो मैं ले सकता हूँ, वो मैं समझ सकता हूँ। ऐसा ही है। फिर उनको ये भी डाउट होता है ना कि आप जाहिर सी बात है, जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं लैंग्वेज प्रोग्राम पे जाते हैं, तो आप लैंग्वेज प्रोग्राम पे जा रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश में आपको पढ़ाना है। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो फिर आप क्या करने के लिए करने जा रहे हैं, तो वो उधर से ऑफलोड कर। अरबाज भाई, अभी तक यही समझ आई कि जो सबसे अहम चीज़ है, सारा कुछ हो जाता है, आपको वीज़ा भी लग जाता है, आप ट्रैवल पाकिस्तान से ट्रैवल भी कर जाते हैं, अगले किसी मुल्क में किसी कंट्री में जब पहुंचते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो वहाँ पे ये वाला इम्तिहान जो जैसे आपने बताया एक नया इम्तिहान होता है, वो वहाँ से कैसे गुजरा जाए। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ है कि इसको स्टूडेंट्स
इसकी तैयारी कैसे करें, क्या क्या सवाल हो सकते हैं, और थोड़ी सी बता दे रहने भाई। वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको बुलाया किसने है, यूनिवर्सिटी का नाम पूछ लेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे, वो कहेंगे कि आप डिग्री किस डिसिप्लिन में एडमिशन लिया वो पूछ सकते हैं, और आपका कॉन्टेक्ट किसके साथ है, और इन रशिया या जिसके रेफरेंस से आप आ रहे हैं। हाँ जी, और एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने जो वीज़ा लगवाया तो वीज़े के लिए जो एम्बेसी को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि आपके पास वो भी हैं सारे कंप्लीट। ओके, अगर आपके पास वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसे देके वीज़ा लगवाया एम्बेसी से, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होने चाहिए। जी जी, वो भी कंप्लीट हो। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कई एजेंट हजरात भी अपने पास रख लेते हैं, इवन के पासपोर्ट भी कई रख लेते हैं। नहीं, एयरपोर्ट पे तो नहीं रख सकते ना, वो तो पहले ही वो अगर ऑलरेडी वहाँ पे खड़ा हो और वो ले जाता है। देखें, जब आप उधर से एयरपोर्ट से क्लियर होंगे तो वो बाहर आप एजेंट के पास जाएंगे ना, और उसने आपसे लेना है। पहले नहीं, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रख के साथ और तैयारी करके जाएं, जो सवाल है उनके जवाब आने चाहिए। ऐसे ही है, और सबसे पहले नर्वस नहीं होना, आपको डकैती करने नहीं जा रहे। डरना उसे नहीं है जो वहाँ पे जाए डंकी के लिए रहे या किसी और इलीगल एक्टिविटी के लिए स्किप होना है उसने। काफ़ी ऐसे केसेस आते रहते हैं, मैं देखता रहा हूँ। कुछ एजेंट्स जो हैं वो कह देते हैं कि जी हम आपकी रशिया में शादी करवाएंगे, ले जाके उनसे एक पैकेज डिसाइड कर लेते हैं कि हमने वहाँ पे कोई लड़की अरेंज की, आपकी उससे शादी होगी, आपको पासपोर्ट मिलेगा, उनको वीज़ा दे देते हैं 4 डेज़ का 5 डेज़ का। तो ये सारी की सारी चीज़ें इलीगल है, वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको इधर पाकिस्तान में कोई रिश्ता नहीं देता, उधर रशिया में जो है किसी आपको मुंह लगाना था हो जाएगी। ये यानी कि एजेंट्स हजरात की इन बातों में भी ना आए। नहीं है। अब एजेंट्स का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो ये वाली डंकी वाली बात भी इसमें कर लेते हैं कि डंकी लगा के जाने वाले वो भी पैसे खर्च करके बेचारे जाते हैं, और जाते भी डंकी 2 नंबर रास्ते के जरिए, गैर कानूनी रास्ते के जरिए। तो उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे उनको कि एक एजुकेशन का, स्टडी का जो वीज़ा है वो लेना डंकी लगाने से बहुत आसान है? जी ऐसे ही आप ये ले लें। इसके अलावा अगर ये भी नहीं लेते तो अब वर्क वीज़ा ले लें। वर्क वीज़ा जो होता है उसकी रिजेक्शन बहुत कम होती है। अगर आप रशिया का वर्क वीज़ा लेके जा रहे हो, उधर वहाँ पे जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको एयरपोर्ट से भी रिसीव करेगी, आपकी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होगी। तो आते रहते हैं लोग, बताते रहते हैं 20 लाख 30 लाख रुपए जो सिर्फ टूरिस्ट वीज़े का लेते हैं रशिया के लिए एजेंट के। जी आपका एयरपोर्ट क्लियर करवाएंगे, वहाँ से आपको बेलारूस लेके जाएंगे, उधर से जो है आपकी डंकी लगाएंगे पोलैंड के लिए, जर्मनी के लिए। अभी एक रिसेंटली इशू था, यूनिवर्सिटी है लिंग्विस्टिक, ठीक है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी रशिया की। वहाँ पे पाकिस्तानी कोई 80 स्टूडेंट्स था जो आए हैं, इनरोल हुए यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद वो बॉर्डर पे पकड़े गए हैं। ओके, डंकी लगाते हुए उन्होंने हाजिरी लगाई है सारे कानूनी तरीके के तहत ओवरऑल की है। यूनिवर्सिटी ने उनको लेटर भी इशू किया है, बॉर्डर पे पहुंच गए। जी यूनिवर्सिटी की जो है वो गारंटी भी थी ओवरऑल इमिग्रेशन के लिए, वहां से लगाने के लिए वहां पहुंच गए कि यूरोप अब एंटर होना है। हाँ जी, जब वो डंकी लगाई है तो इमिग्रेशन ने उस यूनिवर्सिटीज को बैन किया उस टाइम पे। तब जो है वो 8 मंथ्स 1 ईयर तक जो है वो एक पूरा एक प्रोसेस चलता रहा, इनविटेशन इशू नहीं किए। और फिर एंड पे जाके जो उन्होंने ये किया कि जो बंदा जिसकी एज 25 से नीचे है, जिसकी 25 से नीचे है और जो 2001 से अपवर्ड जो है उसको एडमिशन देंगे। ठीक है, तो पहले वालों को नहीं देना। नहीं, अभी भी जो है वो काफी सख्ती की हुई है, सबको इनविटेशन नहीं मिल रहे। ये सिर्फ जो है स्टडी गैप भी है जिनका, या ये ज्यादा हो गई, वो भी नहीं ले सकते इन ग्रेजुएशन। वैसे ये बिल्कुल, अगर किसी ने मास्टर करना है या एमफिल वगैरह करना है और पीएचडी, वो तो ले सकते हैं। देखिए, अगर आपकी एज ज्यादा, वो डजंट मैटर, आप एक लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान में कोई भी डिग्री है तो ऑब्वियसली आप एक जेन्युइन बंदे हैं। ये ओवरऑल जितनी मैंने बातें की सिर्फ उस बंदे के लिए है जो एक इलीगल बंदा है, कि जिसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, और वो जस्ट जो है वो एक स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, वो बिजनेसमैन बनने की। अब इसी में एक पॉइंट मैं आपको ऐड कर दूं, आजकल जो रशिया के बिजनेस वीज़े जो है वो चल रहे हैं, लोग उसके ऊपर जा रहे हैं, तो बिजनेस वीज़े पे 100% रिजेक्शन है। अच्छा, वो कैसे? जितने भी लोग इधर से जा रहे हैं वो वीज़ा लगवा रहे हैं एम्बेसी से, उनके पास ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ना उनके पास जो है वो और कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, ना उनका कोई बिजनेस भी नहीं है पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान में बिजनेस है ना वहाँ पे। इधर से तो वीज़ा लग गया है, एयरपोर्ट पे 80% को ऑफलोड कर देते हैं, 90% जो है बिजनेस वीज़े पे पाकिस्तान में नहीं जाने देते। फिर अगर आप कोई जो है वो किसी भी तरीके से कोई
कोई सोर्स यूज करके या पैसों से पहुंच गए रशिया, वहां पे 100% आपको डिपोर्ट करना है उन्होंने, अनलेस कि आपका रशिया में कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप ये कहते हैं मैं इधर बिजनेस करने के लिए, क्या बिजनेस करने के लिए, वो पूछेंगे आपसे। बिल्कुल। जो आइडिया शेयर करता है इट्स मीन्स कि उसका बिजनेस नहीं है, अभी वो करने के लिए आया, फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट, आप कितने डॉलर्स ले गए हैं साथ। अच्छा, वो अगला सवाल ये पूछेंगे। हाँ, तो मैंने ऐसे ऐसे बिजनेसमैन भी देखे जो पाकिस्तान से गए हैं, जिनकी अच्छी खासी जो है वो हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, उनको उधर से डिपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा, सिर्फ इस रीज़न पे? ऐसे ही काफ़ी फैक्ट्रीज वाले हम खुद बुलाते हैं, तो अगर हम ब्रांड से प्रोटोकॉल ना लगवाएं उधर एयरपोर्ट पे, वो रिसीविंग के लिए ना आए, तो वो 2-2, 3-3 घंटे से लील करते हैं। कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन है, टाइकॉन जो है, टाइकॉन जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो 2-2 घंटे बिठा के रखते हैं उनको। अच्छा, उनको भी बिठा के रखते हैं। इतनी सरमाया यानी इन्वेस्टमेंट वहाँ लेके जा रहे हैं। ऐसे ही है। लास्ट मंथ जो है वो मेरे पास 1 वीक के लिए हम तो अपने एयरपोर्ट्स पे उनको सर आंखों पे बैठाते हैं जो वहाँ से इन्वेस्टर्स आते हैं। ऐसे ही है। हमारे एक बिजनेस जैसे आप बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है और बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे पास आए उधर रशिया में 1 वीक के लिए, तो उनको 2-3 आवर्स बिठा के रखे एयरपोर्ट पे, और फिर सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताया? उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनको ये कहा था कि जब आप आएंगे तो मुझे आप पहले बता देना, मैं जो जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं ब्रांड्स के साथ, मैं उनको बोल दूंगा कि रिसीव करने चले जाएं, रिसीव करने चले जाएंगे, आपके गेस्ट हैं। उन्होंने कहा जी हम आ जाएंगे, फिर उनको 2-3 घंटे उधर ही बिठा के रखा। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही आ जाऊंगा। हाँ जी, ठीक है। तो काफ़ी इधर फैक्ट्रीज वाले हैं फैसलाबाद में, मैं जो मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में, उनको इधर से ही ऑफलोड कर दिया पाकिस्तान से, उधर वहाँ पे जाने ही नहीं दिया। तो बिजनेस करने वाले जो इंटरेस्टेड है रशिया में, वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं तो हमेशा से ये बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स को बिजनेस करना चाहिए साथ, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल आप हैं, आपके एक्सपेंसेस अगर आपकी जॉब कवर कर रही है, दैट्स गुड। अगर नहीं है तो फिर आप करप्शन करेंगे, आप कोई भी 2 नंबरी की तरफ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। करप्शन जो है वो पैसों की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिजनेस के लिए बिजनेस जो है वो 2 टाइप, आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, आप कोई डिजिटल उस पे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, या आप इंटरनेशनली बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो मेरा जो मोटिव है वो इंटरनेशनल बिजनेस का है। और क्या मौके हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस? देखिए फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना की आपने कोई क्रिकेट की टीम देखी है? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस पे उनका ज्यादा फोकस है, वो बिजनेस करना सिखा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ये जो नारा है ना जी, घर मकान रोटी, नथिंग, क्या है ये? कुछ भी नहीं। अब आप जो है वो शिकार करना सिखाएं। बिजनेस में क्या, इंटरनेशनल मछली पकड़ना सिखाएं, जी, मछली खिलाने वाले ना बने। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आपके मुंतजर रहे कि ये जब आएगा तो मुझे मछली खिलाएगा। ऐसा ही है, खुद मछली पकड़ के खाए। चाइना यही करता है। हाँ। चाइना की जितनी यूथ है, किसी को भी देख लें, बच्चे से बच्चा उनका जो है वो बिजनेस मैन है। चाइना कोई ऐसी चीज, मतलब इंसान के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो वो ना बना रहा हो। अगर मतलब कि रूह उन्हें नहीं फूंकी, बाकी सब कुछ बना लिया। तो इस लेवल पे जो है वो एडवांस हो चुके हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या मौके हैं पाकिस्तानियों के लिए? देखें, आप सबसे पहले आप गूगल पे जाके चेक कर लें कि जी पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है सबसे ज्यादा। पाकिस्तान से किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है? एक्सपोर्ट कर रहा है। अब मैं जब भी सर्च करता हूँ टेक्सटाइल आ जाते हैं, नंबर 1 पे तो टेक्सटाइल है हमारा। ठीक है। टेक्सटाइल है, राइस है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स है, ठीक है। इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट्स है। ये 5 में वो बता रहा हूँ जो मुझे पता है, जो जिसके ऊपर वर्किंग की हुई है। अब इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपके पास एक वेंडर आ गया कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए आपको सियालकोट में आपके प्लेटफॉर्म से जो है मैं बता देता हूँ, ताकि जो है वो देखने वालों को जरा आसानी हो जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में भी, तो सियालकोट इज द बेस्ट। जी, सियालकोट की इतनी फैक्ट्रीज हैं, आप गूगल पे जाके लिखें, उस वेंडर्स जो हैं जितनी भी फैक्ट्रीज सारी आ जाएंगी। आप उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं। लेदर के लिए सियालकोट और कसौर, पूरी दुनिया में कसौर। मैं जो आपकी बात समझाऊं, मैं अपने देखने वालों की आसानी के लिए थोड़ा सा इसको और आसान कर लेते हैं कि आपने फैक्ट्री नहीं लगानी, आपने प्रोडक्शन हाउस नहीं लगाना इन चीज़ों का। अरबाज भाई कह रहे हैं कि आपने देखना है कि रशिया में किस चीज़ की डिमांड है जो पाकिस्तान से जा रही है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स की वो बता रहे हैं, तो स्पोर्ट्स वाली फैक्ट्री के साथ सियालकोट में आपने रब्ता कर लेना, वो वेंडर
वेंडर कहेंगे उसे, जो प्रोड्यूस कर रहा है। मैं इधर से बिजनेस बता देता हूँ। यहाँ से वहाँ आपने लेके जानी है चीजें, बीच में आपने मिडल मैन बनना है। मैं वैसे एक बिजनेस बता देता हूँ। आपके ऊपर लगा लेते हैं, अब यूके चले जाते हैं, आप यूके जाके मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हाँ। अब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपका नहीं एक्सपेंस मेरे पास टाइम है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जॉब ना करूँ, कुछ अपना ही करूँ। हाँ जी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यूके का जो वेदर है वो क्या है, वो ज्यादा सर्दी माइनस में भी टेम्परेचर जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे लोग जो है वो लेदर जो है वो प्रोडक्ट्स भी यूज करते होंगे विंटर्स के भी। तो आप जो है वो कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट देख लेंगे जिसकी आपकी नीड है और दूसरा आपकी एक्सेस में भी है, इजीली आप उसको ठीक है, मंगवा सकते हैं। हाँ जी, अब आप लेदर पे आ जाएं। फॉर एग्जांपल लेदर आप यूके में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने वहाँ की जो है वो मार्केट एक्सप्लोर कर ली, स्टार्ट में तो आपको कोई ब्रांड मुंह नहीं लगाएगा, नहीं आपकी कोई आपको ऑफिस में भी अलाउ करेगा। अब वहाँ की कोई मार्केट, जैसे लाहौर में अनारकली बाजार है, वहाँ पे भी इस तरह की मार्केट होती है हर कंट्री के अंदर। अनारकली बाजार है, शालमी मार्केट है, ठीक है। आप उधर जाएं यूके की उस मार्केट में, वहाँ पे लेदर के प्रोडक्ट्स चेक करें, उनकी जो प्राइसेस है उसको भी आप चेक करें कि क्या प्राइसेस है वहाँ पे, वो क्या पे कर रहे हैं। और फिर आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान में चेक करना है कि लेदर प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है। अब गूगल सस्ती कहाँ से मिल रही है वो तो बात की चीज है, आप गूगल पे जाके चेक करें लेदर प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में कौन कौन है। आपने क्या करना है, वहां से उनको सर्च करना है, आपने उनसे प्राइसेस लेनी है और आपने वो जो यूके वाली जो प्राइसेस ली थी उसको देखने हैं। फिर आपने, हाँ जी, फिर आप लॉजिस्टिक का चेक कर लें। आप फेसबुक के ऊपर बेतहाशा ग्रुप्स हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से। वहाँ पे लॉजिस्टिक वालों के, कस्टम वालों के ग्रुप्स बने होते हैं, ओवरऑल बने होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज के भी होते हैं। अब वहाँ से आप अपना प्रोडक्ट इनलिस्ट करें, आप उनसे चेक करें कि इसकी प्राइस क्या है, पाकिस्तान में क्या कॉस्टिंग आ रही है, कॉस्टिंग आप खुद करें, ठीक है। अगर आप मर्चेंडाइजर है, आप किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, जब कसूर और सियालकोट ये दो लेदर के बेस्ट प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान के, मैन्युफैक्चर हैं, तो इनसे आपने प्राइसेस लेनी है। प्राइसेस लेने के बाद जो है फिर आपने उसको कंपेयर करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं है। कि मैं आपको वो बता रहा हूँ कि शहबाज भाई आप उधर गए हैं और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, आपने जो होलसेलर्स हैं उनको पाकिस्तान से सैंपल्स मंगवा के उनको दिखाने, जी ये आपके सैंपल है, ये हमने बनाए हैं, ये हमने बनवाए, उनको वो दिखाना। आपको कॉस्ट इतनी पड़ रही है, मैं आपको इतने में दे दूंगा, जी, आपने उनको वो दिखाना है कि जी ये आपका है और ये हमने बनाया। और फिर आपने उनसे ऑर्डर लेना है। ऑर्डर के लिए आपने उनसे 30 to 50% जो एडवांस लेना है। अच्छा, अगर आपकी वहाँ पे यूके में तो ऑलमोस्ट दे देते, रशिया में कोई नहीं देता, ट्रस्ट नहीं करते हैं और कोई इतना प्रॉपर ये मान के चलते हैं कि वो नहीं देते, ठीक है, वो देते नहीं, वो कहते भाई हमें मंगवा दो तो आपको ऑन अराइवल पैसे ले लें। फिर आप फैक्ट्री का COD कर लें। आप उनको बोल देंगे यार मुझे जो है 200-300 पीसेस चाहिए, जैसे सामान पहुंचेगा मैं दूंगा, मैं आपको दे देता हूँ, आप गारंटर को यूज कर लें। या फिर बीच में एक बंदे को डालना ही पड़ेगा पाकिस्तान में, डाल लें आप। अगर नहीं भी डालते ठीक है, तो आप COD उनको बोल दें, ठीक है। LC वगैरह के लिए अपनी जा सकते हो, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। COD में क्या होता है, जब आपको डिलीवर होंगे आपसे, वही कंपनी पेमेंट जो है वो चार्ज कर लेगी। आपने क्या करना है, आपने उसी जो आपका बायर है, जो होलसेलर था जो यूके का, उससे आपने पैसे लेके उसको फैक्ट्री को देने हैं, जो उनके जितने बनते हैं फैक्ट्री के, और बीच में से वो जो अपने अपना कमीशन रख लेना है, आपने वो रख लेने हैं। तो फिर इसी तरीके से 200 से स्टार्ट किया, फिर करते करते अब इंक्रीज करते। पाकिस्तान में है कई कंपनियां ऐसी जो उधार पे ये दे देती है, अगर आपकी वर्थ है। मैं ओवरऑल क्रेडिट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, हमारी जो रशिया के जिन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, रशिया में बैंक का कोई सिस्टम नहीं है, LC भी कोई नहीं है, तो हम लोग जो वो चाइना के थ्रू जो वो काम कर रहे हैं, तो हमें करोड़ों रुपए का जो फैक्ट्री उधार देती है। ठीक है, तो देखने वाले जितने भी हमारे दोस्त नाजरीन हैं वो अरबाज भाई से इस हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं। जी, वो कर सकते हैं। कि अगर उन्होंने कोई वहाँ पे स्टार्टअप अपना लेना है किसी भी कंट्री में, यूरोप में, विद इन यूरोप, अगर वो रशिया में है तब भी, तो अरबाज भाई यहाँ से आपको वो प्रोडक्ट जो है ना वो सारी डिलीवर करवाएंगे उधार पे, टोटल उधार पे। नहीं, मैं ऐसे किसी को उधार नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ जी। तो वो कैसे, फिर ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? फिर वो COD पे आप कर सकते। देखिए, आप मेरे साथ काम ना करें, मैंने आपको एक प्रॉपर वे बता दी है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में तो है, वो बाज़ दफ़ा दरवाजे पे कोई चीज़ आ जाती है तो वो कहते हैं यार ये नहीं लेनी हमने,
नहीं, वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, वहाँ पे नहीं है। ठीक है। और इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि आप जिस फैक्ट्री से ले रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं, क्योंकि फैक्ट्री की कोशिश होती है कि सब कुछ इधर से चला जाए। ठीक है। तो वहाँ पे जाके अगर वो कुछ इस तरह का लॉस हुआ तो आप स्टार्ट में ही बेयर नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपके पास ट्रस्टेबल रिलायबल सप्लायर होना चाहिए, और जो बायर है वो भी रिलायबल होना चाहिए कि अगर जिगरे वाला सप्लायर होना। हाँ जी, कि वो कहे कि जी लेके और वो कहे जी नहीं मुझे नहीं पसंद आया ले जाओ। अच्छा, एक और चीज़ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट करता हूँ, जब भी आपने किसी से ऑर्डर लेना है ना तो उससे पीओ लेना है, परचेज ऑर्डर या फिर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर लेना है, कि वो ये ना कहे जी आके जी मुझे पसंद नहीं है, मेरा तो ऑर्डर ही नहीं था। ठीक है। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। ठीक है। तो ये पेमेंट कितनी देर में हो जाती है जब एक चीज़ डिलीवर हो गई है? वो इंस्टेंटली पेमेंट हो जाती है। रशिया में जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ से पेमेंट का कोई इशू आता है? रशिया का तो इशू है, ठीक है। अब मैं ओवरऑल जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। रशिया के अलावा जितने भी कंट्रीज है 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, वो पेमेंट हो जाती है। ठीक है। रशिया वाले चाइना के थ्रू क्या करते हैं वो? हाँ, वो थर्ड पार्टी पेमेंट होती है, वो करते हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट होती है जी। ठीक है। तो इसमें कोई डिडक्शन भी होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट? जी, वो सारा कुछ रहता है। वो उसका जो ई फार्म होता है, एक्सपोर्ट फार्म, उसका 3% स्टेट बैंक चार्ज करता है। तो वो डिडक्शन हो, और ये सारी टैक्सेस की डिडक्शन होने के बाद भी मतलब कि अच्छे खासे जो है प्रॉफिट इसमें होता है। हाँ, आई थिंक हाफ का मार्जिन होता है। और टेक्सटाइल जो है, मैं तो जिसको भी मशवरा देता हूँ टेक्सटाइल का देता हूँ। क्यों? जब तक लोग जिंदा है उन्होंने कपड़े पहनने, ठीक है। एक लोगों की ज़रूरत है, हर इंसान जो है वो डेली बेसिस पे खूबसूरत दिखना चाहता है, लगना चाहता है, और चाहता है कि जो है, और सीज़न टू सीज़न जो है वो वेरी करता है, आप पहनते हैं। और फिर जो सबसे बड़ी जो बात है ना, ये सुन्नत है। कपड़े का जो काम है वो सुन्नत है, कपड़े की तिजारत भी सुन्नत है, और जो बैरून ममालिक की तिजारत है वो भी अफजल सुन्नत है। तो इस नियत से अगर आप कोई भी स्टार्टअप ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह लाजमी करें। अच्छा अरबाज भाई, फॉरेन ग्रेजुएट और लोकल ग्रेजुएट में क्या बुनियादी फ़र्क आप महसूस करते हैं? क्योंकि आप वहाँ से पढ़ के आए हैं पाकिस्तान में, तो उनको क्या किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जो बाहर से पढ़ के आते हैं मेडिकल के शोबे की? देखिए, सबसे पहले जो है ना, हमारे लोगों के अंदर एक गलत अलमिया पाया गया है। वो ये समझते हैं कि जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, MBBS करके आ रहे हैं, उसको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जो यहाँ पे है। तो इस वजह से आए रोज़ PMDC का कभी इशू होता है, कभी PMC का इशू होता है। अगर मैं लोकल ग्रेजुएट और फॉरेन ग्रेजुएट की मैं बात करूँ तो हम लोग ज़्यादा बेहतर हैं इनसे। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एजुकेशन स्टैंडर्ड पे जाते हैं, इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान की है, और जो स्टाफ जितना भी वो पाकिस्तान का है। ऑब्वियसली उन्होंने कोई मतलब कि कोई वर्ड एक्सप्लोर नहीं किए, ठीक है, और ना ही जो है वो उनका कोई इंटरनेशनल किसी तरह का भी जो है कोई इंटरेक्शन रहा है। हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं, और वो पूरे मतलब कि मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के छठे हुए लोग होते हैं कि जो वहाँ पे जो इस चीज़ के एलिजिबल होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए होते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होते हैं वो मोर देन कोई 17 to 20 कंट्रीज के स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं। तो हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम डिफरेंट नेशंस को हम स्टडी करते हैं, हम किसी भी कंट्री के जो है वो कल्चर को वो करते हैं, और फिर हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। इसके अलावा अगर आप जो है इसके ऊपर जाते हैं इंटरनेशनली, तो जो लोकल ग्रेजुएट है ना, उसने यहाँ पे MBBS की है, और वो यहीं पे जो है उसका कैरियर वो कर रहा है, ठीक है, यहीं पे ही है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स कुलीग्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस टाइम पे UK US में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने भी USMLE का टेस्ट क्लियर किया, प्लैब का भी किया। हमारे पाकिस्तान में ये सोचते हैं कि जी हम यहाँ से डॉलर्स बाहर लेके जाते हैं, सिर्फ इस वजह से आए रोज़ इनके कोई ना कोई ये हमारे साथ कोई इशू बना के रखते हैं। PMDC का जो इशू है कि हम लोग इधर से इकोनॉमी लेके जा रहे हैं, ठीक है, और हम जाके वो रशिया की या किर्गिज़स्तान किसी भी चाइना की लगा लें, हम उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इनको सिर्फ इस चीज़ का इशू है। तो इस वजह से जो है कि इनका जो है वो कारोबार यहाँ पे नहीं उस तरीके से वो चल नहीं रहा। तो ये हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। हमारे एक लोकल ग्रेजुएट है, उसका कोई इतना कोई एक्सप्लोरेशन उसकी नहीं है इंटरनेशनली, ठीक है, कि जैसे हम लोग उधर पढ़ के, अब मैंने सेकंड सेमेस्टर में काम शुरू किया था, मुझे जानते 4-5 ईयर से हम इकट्ठे ही हैं। तो आपके सामने मैं एज ए स्टूडेंट गया था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस स्टेज पे हूँ, मैं जो मतलब कि बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने सेकंड सेमेस्टर में काम स्टार्ट किया। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मुझे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आज मैं अपनी डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? मैं इसको एज अ पैशन लेके चाह रहा हूँ। बिल्कुल,
कि मेरा एक पैशन था एमबीबीएस करने का, मैंने कर लिया है, मैंने इसको जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया। जो लोकल ग्रेजुएट होगा वो क्या करेगा, वो इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा, और यहाँ पे उसकी जो 2 से 3 हज़ार यूनिवर्सिटी की उसकी चेकअप फी होगी, और जो उसने मंथली क्या 60,000 1 लाख लगा लें, $300 बनता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हम सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो हम वहाँ पे इतने अर्न कर रहे होते हैं साथ साथ, ठीक। तो ये जो है ये ओवरऑल ये मिसकंसेप्शन है, कोई इस तरह का कोई वो नहीं है। हमारे जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनमें और इनमें कोई इतना कोई वो नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी स्टैंडर्ड की हैं। अब रशिया की अगर मैं बात करूं तो एक यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है एनुअली वो $7,000 पाकिस्तानी को 21-22 लाख रुपए बनते हैं, इतनी यूनिवर्सिटी के एनुअल, ठीक है। फिर हमारे जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो अलग है कि पाकिस्तान आना जाना, लिविंग के अलग है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखें तो हम कोई अच्छा खासा एक्सपेंस है। मेन चीज क्या है कि हमें वहाँ पे एक्सप्लोर करने का वो मिला है, मौका मिल गया कि हम अगर वहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं तो हमें अपने कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। कि ये लोग हमें अच्छा नहीं समझ रहे। यही पूछने लगा था कि बजाय पाकिस्तान आने के वो ये एमबीबीएस की डिग्री करके उनके लिए ये कोई और भी अपॉर्चुनिटीज किसी और कंट्रीज में भी निकल सकती हैं। देखिए हम लोग ना गए हैं, आपके कोई कलीग्स, कोई आपके जो रूममेट वगैरह हो, हम लोग ना फितरी तौर पे ना जज्बाती है पाकिस्तानी को। हमारे इधर जितने भी डॉक्टर्स गए हैं बाहर पढ़ने के लिए वो लोग हैं कि जिसके ऊपर पूरा एक पिंड जो है वो एतमाद कर रहा है कि जी हमारा बच्चा जो है गांव का बाहर जा रहा है एमबीबीएस करके आएगा और वो इसी गांव के अंदर वापस आएगा, इसी गांव में वापस आएगा और वो आके वो करेगा। सिर्फ इस चीज का भरम रखने के लिए हम लोग वापस आते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं आने की। वरना अपॉर्चुनिटी उससे ज्यादा है कहीं। ना हमें पीएमडीसी की कोई जरूरत है, ना हमें पीएमसी की, और अगर इखलाकी तौर पे ये हमारा बनता है ना हमें पाकिस्तान की भी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ रशिया में, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज दी है, उन्होंने मुझे वेलकम किया है। हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। मैं बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ रशिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में काम कर रहा हूँ। तो जरूरत आपको रहनी भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान है तो मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, आप सिस्टम की बात कर सकते हैं, सिस्टम से आप ऑफेंड हुए हैं। रियासत जो है वो माँ होती है ना, तो उसको माँ का किरदार अदा करना चाहिए। तो ये पीएमडीसी का आए दिन कोई ना कोई फॉरेन ग्रेजुएट्स के साथ कोई मसला है, और कभी जो है ये उनको थ्रेट कर रहे होते हैं, कभी आज यूनिवर्सिटीज ग्रीन लिस्ट है, सुबह ब्लैक लिस्ट है, तो ये काम इनका हो रहा होता है। तो ये सारी की सारी जो है ये एक फॉरेन ग्रेजुएट्स के साथ ज्यादती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और आप कोई भी ग्रेजुएट, अब फॉरेन जितने भी ये लोकल ग्रेजुएट हैं एमबीबीएस कर रहे हैं, अब इनको ये है कि हमारा कैरियर होगा, हमने एमबीबीएस करने हैं, उसके बाद जाके हाउस जॉब होगी, फिर पाकिस्तान में। आप और मेरे को कल एक पोस्ट देख रहे थे, आपको याद होगा? हाँ बिल्कुल। उस पोस्ट में क्या था कि वो लोकल ग्रेजुएट बता रहे जी मैंने 5 साल एमबीबीएस किया, 1 साल अनपेड हाउस जॉब की है, फिर मैं इन्वेस्टर्स के हाथ जलील होता रहा हूँ। अब मेरी सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी थी उसकी? 60,000 मेरे ख्याल से। 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये जो है हम कोई 8 साल बाद 60,000 के काबिल हुआ वो। तो ये क्या है? तो आप बता रहे कि दूसरे साल ही स्टूडेंट्स वहाँ पे रशिया में कमाने लग पड़ते हैं। देखिए अब अगर आप रशिया की बात करें ना, तो रशिया में $800 जो है आपको पार्ट टाइम जॉब पे मिल जाते हैं। तो पाकिस्तानी कोई 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो उससे आप जो है, एक तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जॉब भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी भी कर रहे हैं, और फिर अगर आप उधर वहाँ पे कुछ सेटअप भी स्टार्ट करते तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा आपका, आपको बड़ी चीजें सीखने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक। तो हम हर चीज में जो है इन लोगों से बेहतर हैं। ये एक वैसे एक अलमी है कि जी बाहर से जो पढ़ के आ रहे हैं जी वो ऐसे है वो वैसे है। वो पीएमसी वाले बोलते हैं कि जी हम इनको अपने पेशेंट्स को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो मैंने जो बात की कि हम लोग सिर्फ वो जो गांव के लोग हैं जो हमारी आस उम्मीद पे बैठे हैं, जिन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं, हम उनका भरम रखने के लिए आते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं आने की। ठीक है, आपका ये एहतजाज भी इसमें आ गया। ज़ाहिर मौक़िफ़ है आपका, ये आना चाहिए, बहरहाल जाना चाहिए अथॉरिटीज़ तक। तो अच्छा, ओवरऑल हमने सारी इस पॉडकास्ट में डिस्कशन कर ली। सॉरी मैं एक बात एक और ऐड कर रहा हूँ। ये जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं इन्होंने जो जॉब करके इधर कमाना है ना पूरे साल में, वो हम महीने में निकाल लेते हैं। ओके, वेरी गुड। और जो इन्होंने अभी एमबीबीएस कंप्लीट करके एफसीपीएस करके इन्होंने जो कमाना है ना 5-6 मंथ में, उतना हम सेकंड सेमेस्टर में कमा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अरबाज भाई, आपका यही कहना है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। अगर यूरोप में उनको उनका स्टडी वीज़ा नहीं लगता, यूरोप नहीं जा सकते, तो वो रशिया, रूस, किर्गिज़स्तान, ये इन रियासतों में
भी अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही ये कर सकते हैं। और यूके यूएस का भी मैं आपको एक कंपैरिजन कर देता हूँ। यूके में अगर कोई बंदा वहाँ पे स्टडी वीज़े पे गया, ठीक है, जॉब कर रहा है साथ में, उसकी जो एवरेज जो है वो क्या, वो वेज मंथली 1500 पाउंड फॉर एग्जांपल वो निकाल रहा है, तो उसकी लिविंग कॉस्ट निकालते हैं, वो हाफ बच जाता है। ठीक है, या उससे भी लिविंग कॉस्ट यूके में एक्सपेंस ज्यादा है, सारी चीजें। तो रशिया में कम है, रशिया में कम है। अगर आप स्टडी के लिए किसी कंट्री को चूज कर रहे हैं, हाँ, उस कंट्री को चूज करें जिसकी करेंसी कम हो, ताकि आपको कम करेंसी कम मतलब कि पाकिस्तानी पैसे उसके कम बनते हैं। कंपैरिजन जो है, जैसे रशिया का रूबल है 4 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। तो अगर पाकिस्तान में अगर आपके पास 1 लाख रुपए, तो रशिया में कितना होगा 25,000, तो 25,000 की एक वैल्यू होती है। अगर आप यूके या उसमें चले जाते हैं वो तो 1 लाख, वो 200 पाउंड फॉर एग्जाम्पल अगर बनता है तो वो 200 है उधर के लिए। ठीक है, तो आप जब स्टडी के लिए किसी कंट्री को चूज कर रहे हैं तो उसकी इकोनॉमी कह रहा हूँ सॉरी, उसकी करेंसी कम होनी चाहिए। अगर आप जॉब करने, अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो तब भी करेंसी कम होनी चाहिए। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो करेंसी क्या है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आप उधर से लेके आ रहे हैं और इन दोनों कंडीशन में आप इधर से लेके जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो रशिया के लिए क्या है, रशिया में जो एवरेज जो नॉर्मल वेज है ना, अगर आप पार्ट टाइम के अलावा वैसे जॉब करें, $2,500 आपकी अप्रोक्सीमेटली सैलरी है वहाँ पे। लिविंग एक्सपेंस जो $300 बनता है। ठीक है, मैक्सिमम लगा लें आप सारा कुछ करके $400, फिर भी आपको $2,100 बच रहा है पर मंथ। तो हमारे लोग जो है वो हार्ड आराम है, वो कहते हैं कि जी इंग्लिश है ठीक है, उधर जाके यूके में चले जाएंगे और फिर एक नई मुश्किलात का पहाड़ जो है वो खड़ा हो जाता है। ऐसे ही रशियन रिसर्च नहीं करके जाते, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ उनको पता ही नहीं होता कौन कौन सी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे रशियन लैंग्वेज जो है उसको नहीं सीखना, तो वो किसी लैंग्वेज को ऑब्वियसली अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको वो कभी भी काम आएगी। और मैंने रशिया में जिसको भी देखा, यूके यूएस में इतनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है कि वहाँ पे कंपटीशन भी है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। रशिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टैक्सेस कम है, टैक्सेस भी कम है। इसके अलावा रशिया में जो भी गया मैंने उसको खाली हाथ नहीं आते हुए, कुछ ना कुछ बचा लेता है वो या कुछ बन के आया या वहाँ भी कुछ बना के आया। वहाँ से मूव करना फिर आगे यूरोप में भी आसान हो जाता है उसके लिए। ऐसे ही मैं काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, जो उधर वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जिनकी है और वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वो लोग हैं जो वहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं और अभी इस टाइम पे मिलियंस उनके जो है वो एसेट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप जो इस चीज़ को ना देखें, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आउट ऑफ कंट्री की, इवन के पाकिस्तान के अलावा अगर आपको इंडिया भी जाने का चांस मिलता है, चले इंडिया वीज़ा नहीं जल्दी मिलेगा। बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप चले जाएं वहाँ पे, आपको उधर हाँ अवेल करें आप, क्योंकि पाकिस्तान से तो आप वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इन्होंने तो आपको देख के वो सीधा इनकार है कि जी आप किस मकसद यूएस का अमेरिका का इंटरव्यू देने के लिए जाएं, क्यों जा रहे हैं आप, कहीं विजिट रेट भी है उसका, रिजेक्शन रेट ज्यादा है, वो विजिट का पूछेंगे आपसे कि आप विजिट पे जा रहे हैं, आप कहेंगे यस। उनको पता है कि इनके तो प्लान यहाँ से शुरू कर ले, छोटे कंट्री से, ताकि आपकी ड्रीम भी पूरी हो, फिर ऐसे ऐसा आप आगे। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे ना, MBBS करने के पैसे थे ना, मैं तो टिकट जो है वो मेरी वालदा ने भैंस भी सेल करके जो है ना वो टिकट करवा के दी थी। कितने की भैंस भी की थी? 1,80,000 की। तो वो आपने वालदा को भैंस दोबारा लेके दी या पैसे दिए आपने? जब मैं इस काबिल हुआ कि मैं उनको कुछ देता, वैसे स्टार्ट में मैं देता रहा हूँ, तो वो उनकी डेथ हो गई, तो फिर वो जो कसर है वो मैं अपने वालिद साहब के साथ उतार रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी बात है, हमारी माएँ अपना जेवर निछावर कर देती हैं औलादों के ऊपर, तो ज़मीनें बेच देते हैं वालिद, और आप जैसे बताया भैंस बेच के, तो हमारे नौजवान काबिल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है अरबाज भाई, बस उनको रास्ता, पाथ, डायरेक्शन जो है वो कोई देने वाला हो, तो वो बहुत कुछ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। आप लाहौर में फॉर एग्जांपल अगर आपको इस्लामाबाद से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप चले जाएं, हिजरत में बरकत है। और अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार मुझे तो किर्गिस्तान के वीजे से मैंने क्या करना है, मुझे तो यूके यूएस जाना चाहिए था, तो मैं इधर ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं रहूंगा, ड्रीम ही बना रह जाता है, उधर ही चला जाता है। और ये हकीकत बात है, हिजरत में बरकत है। जब भी आप कहीं इसमें अगर मैं किर्गिस्तान ना जाता तो मैं रशिया ना होता आज।
और रशिया में ना होता तो मैंने आज इतने कंट्रीज विजिट ना किए होते, या मैं ये कुछ ना कर रहा होता। बिल्कुल ठीक है। इसकी मैं मिसाल ऐसे भी दे सकता हूँ आपकी इसी बात से, मैं सेकंड करूँगा कि आप रश वाली जगह पे गाड़ी ले जाने के बजाय एक शॉर्टकट ऐसा मार लें कि जहाँ रश नहीं है, और वापस घूम के आएंगे वो आप वहीं पे। ऐसा ही है। यूके सारी कम्युनिटी पाकिस्तानी उधर बैठी है रशिया में मैक्सिमम जो है 200-300 पाकिस्तानी होंगे, और वही लोग हैं 200-300 में से 100 जो है ना फॉर एग्जांपल वो उधर के सबसे बड़े बिजनेसमैन होंगे। अच्छा, वहाँ पे खाने पाकिस्तानी अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहे, कोई रेस्टोरेंट का खाने का, तो वो भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है जी। वहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट्स अपने बनाए हुए हैं, पाकिस्तानी इंडियन खाने वो सब कुछ अवेलेबल होता है, और उनका सही बिजनेस चल रहा है। सबसे अच्छा बिजनेस रशिया में ये भी एक हो सकता है। स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं वहाँ पे काम, अपना बिजनेस कर रहे हैं, इवन के बिरयानी का ठेला लगा के वो उससे भी कर रहे हैं जी। रशिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस की, पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत शुक्रिया अरबाज भाई, आपने इतना टाइम दिया। एक बहुत कम्प्रीहेंसिव पॉडकास्ट आज हमने आपके साथ किया है, कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू की उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत बड़े ड्रीम रखते हैं कि हम यूरोप जाएंगे, USA जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अरबाज भाई के साथ पॉडकास्ट करने का मकसद ही यही है कि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन मिले कि आसान रास्ता क्या है। रशिया की जैसे अपॉर्चुनिटी इन्होंने बताई, रास्ता बताया, सारा एक्सप्लोर करके बता दिया कि आप रशिया जा सकते हैं स्टूडेंट वीज़े पे भी, वर्क वीज़े पे भी और बिजनेस वीज़े पे भी। आज का ये पॉडकास्ट उन नौजवानों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है जो पाकिस्तान से मूव करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं और उनके पास पैसे भी कम है, पैसे नहीं भी हैं फिर भी आप जा सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना और आपने मायूस नहीं होना। तो एक्सप्लोर करते रहें, मुख्तलिफ वेबसाइट्स और रिसर्च करते रहें। आज वाला पॉडकास्ट और ये वीडियोस अपने उन दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों करबा के साथ जो आपके जानने वाले हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें कि जो बाहर जाना चाहते हैं, जो एक ड्रीम रखते हैं। हो सकता है उनके लिए कोई नई उम्मीद यहाँ से निकल आए, हो सकता है उनको कोई नया रास्ता मिल जाए। तो आप अपने ख़यालात का इजहार लाजमी करें, कमेंट्स में बताएं कि ये आज की वीडियो, आज की जो जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है ये आपको कैसी लगी। और चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, नए मौके के साथ। अल्लाह हाफिज़।